So welcome guys again to all of you. Today's class we are going to continue capital gains. कैपिटल गेन्स में लास्ट क्लास अपने बेसिक कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सीखे थे, जहां पे हम लोग को बेसिक्स समझाया गया था कि कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं. वी स्टार्टेड विद सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर इनकट फॉर ट्रांसफर टू डिराइव नेट सेल कंसिडरेशन. उसके माइनस करने के बाद माइनस वी डू टू थिंग्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू अराइव STCG and STCL, and finally we give exemptions. We do indexation of cost of acquisition and cost of improvement. अगर in that case आपको indexation करना पड़ेगा, आपको inflation adjust factors use करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये जो आप इंडेक्सेशन फैक्टर्स यूज करते हो उसमें आपको बेस ईयर इंडेक्स याद रखना है 2001 टू 100 है 100, एंड आपको ये याद रखना है आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इट इज 289. सर जब कंप्यूटेशन करते हो तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपके एग्जाम्स में जरूर आता है कि व्हाट इफ यू हैव एक्वायर्ड द एसेट अंडर गिफ्ट. तो इन दैट केस आपको कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर अपना कॉस्ट मानना है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग मानना है. इंडेक्सेशन बेनिफिट उसके ईयर से भी दे सकते हो, अपने ईयर से भी दे सकते हो. उसके ईयर से कब दोगे? फ्रॉम द प्रीवियस ओनर व्हेन यू आर फॉलोइंग बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ मंजुला जेशा. एल्स इफ यू आर फॉलोइंग द इनकम टैक्स लॉ प्रोविजंस देन यू विल सी योर इंडेक्सेशन बेनिफिट की आपका जो गिफ्ट है आप कब से लिए आपको उस दिन से देखना पड़ेगा. ठीक है. आपको उस दिन से देखना पड़ेगा. सो नेक्स्ट अब अपने को देखना है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कब कब नहीं मिलता. When will you not receive indexation benefit? इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कौन कौन से केसेस में नहीं मिलता इवन दो इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो नंबर वन होगा जीरो कूपन बॉन्ड. नंबर वन होगा जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड्स वो सारे बॉन्ड्स होते हैं. देखिए थोड़ा बफर हो रहा है, ठीक है, वेट करो. यूट्यूब लाइव का प्रॉब्लम है, स्ट्रीमिंग इश्यूज है. मैं कुछ भी अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं वेट कर रहा हूं. कोई बात नहीं, सब छोटी छोटी बातें होती रहती है, वरी नहीं करना. उतना मैनेजेबल है. शिवम जी बोल रहे हैं यस. आप HD क्वालिटी में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में. आपको मेरी ऑडियो आनी चाहिए और नोट्स दिखना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यार मेरा फेस देख के क्या करोगे यार. ओके मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एक बार. अब की बार अगर लैग आए तो बताना. नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स. नॉर्मली जब आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ट्रांसफर करते हो तो आपके हाथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलता. लेकिन जब आप कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स या सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और RBI ने इशू किया है, अगर आप उस केस में, वेरी गुड, थैंक यू, यू कीप ऑन टीचिंग सर, वी आर हियर टू लर्न, प्लीज स्टार्ट, थैंक यू सो मच. अगर आप कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो RBI ने इशू किया है अगर आप उसे ट्रांसफर करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है. स्लम सेल के केस में सेक्शन 50B व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग डिवीजन एज अ होल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग द बिजनेस एज अ होल. नेक्स्ट अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट्स ट्रांसफर करते हो जिस पे डेप्रिशिएशन ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो उसको माइनस कर रहे हो तो वो आपके ब्लॉक से एडजस्ट होता है. यू विल नॉट बी गेटिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट. You will not be getting any indexation benefit. नेक्स्ट है अगर आप कोई भी नॉन रेसिडेंट कोई शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद रहा है, कोई भी शेयर्स या बॉन्ड्स अगर खरीद रहा है, सर आप चैट मत देखो सर. ओके थैंक यू, आप देखिए चैट्स. शेयर्स या डिबेंचर्स कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में, सो हम लोग CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. CS और CMA इंटर के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अक्टूबर में होगा, वहाँ पे मैं उनको पढ़ाऊंगा कि अगर कैपिटल अगर वो नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी में शेयर खरीद रहे तो वहाँ पे भी उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता. तो उस केस में सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हम अलग तरीके से कंप्यूटेशन करते हैं. सेक्शन 112 कैपिटल ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट 2018 में एक बहुत बड़ा प्रोविजन इंसर्ट हुआ था जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स in recognized stock exchange
was taxable at the rate of 10% without any indexation benefit। यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले तक 1038 बोल के एक सेक्शन था जो एग्जेम्प्ट करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जहाँ पे एसटीटी लग गया है और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बिका गया है। ओके, नेक्स्ट। अब सर हमें बता दो कि किस तरीके से कैपिटल गेन का कोई सम करना है, हाउ टू डू अ सम ऑन कैपिटल गेन, हाउ टू रिवाइज अ सम ऑन कैपिटल गेन, ये हमें बता दीजिए सर। हमें किस तरीके से कोई कैपिटल गेन का सम करना है। तो मैंने एक स्टेप्स आइडेंटिफाई किया है। दीज आर द स्टेप्स यू विल फॉलो फॉर एनी सम ऑन कैपिटल गेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर अ लाइन डायग्राम। आई होप अभी कोई लैग नहीं आ रहा है, आई होप अभी कोई लैग नहीं आ रहा है। प्लीज प्रिपेयर अ लाइन डायग्राम एट द टाइम व्हेन यू आर रीडिंग द सम टू समराइज द डेटा। सबसे पहले आपको लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है उस समय जब आप सम पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे डेट्स, बहुत से ईयर्स, बहुत सारे अमाउंट मेंशन रहते हैं, तो आपको लाइन डायग्राम में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको ये भी बताना है कि कौन सा कैपिटल एसेट है, क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, दैट इज क्लियर। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना, जिससे आपको पता चलेगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा तो बहुत बढ़िया, तो इंडेक्सेशन करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा तो बहुत बढ़िया, इंडेक्सेशन मत करना। उसके बाद आपको सेल कंसिडरेशन निकालना है। अगर वो एफवीसी, मतलब चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो डीम्ड हो, वो आपको डिपेंड करता है ऑन केस टू केस बेसिस कि आपको किस तरीके से एक्चुअल कंसिडरेशन के बारे में दिया है सब में। डू नॉट फॉरगेट टू चेक फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसफर। अगर आपको कोई ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंस मिला, या कमीशन या ब्रोकरेज या कोई भी तरह का एक्चुअल एक्सपेंस जो ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम दी सेल कंसिडरेशन फ्रॉम दी एफवीसी। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना है, उसको माइनस कर दो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको इंडेक्सेशन प्रोवाइड कर दो बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग जो आप निकाले हो। इसलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना बहुत जरूरी है सबसे पहले, टू डिराइव वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एंड लास्ट में चेक इफ एनी एग्जेम्पशन इज टू बी प्रोवाइडेड। अगर इस सब में कोई एग्जेम्पशन मिलेगा तो एग्जेम्पशन भी दे देना, वरना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी के लिए आपको हर टर्म 8 मार्क्स मिलता है। अगर ये पूरा स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क्स ऑन कैपिटल गेन्स। आपका कैप गेन्स का पूरा तैयारी हो गया है। अब कैप गेन्स में कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आपको कैपिटल गेन्स में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, अब अपने स्टार्ट करते हैं। एज यू नो आई हैव व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको सिचुएशंस में बांट दिया। मैंने इस पूरे कैपिटल गेन्स को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है ताकि आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगे, बहुत आसान लगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिनेरियो बेस्ड पढ़ाया था, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, मैं हर एक सिनेरियो वाइज बना दिया था पूरे चैप्टर को। वैसे कैपिटल गेन में भी मैंने पूरा सिनेरियो बेसिस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सर अगर आपको मैं बता दूं ना मूल भाषा में, यहाँ पे एफवीसी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यही दो बड़े मुद्दे हैं जो कैपिटल गेन में आपको निकालना पड़ता है। एंड इन्हीं के लिए बहुत सारे स्पेशल सिनेरियोज बने हुए हैं, इन्हीं के लिए बहुत सारे स्पेशल सिनेरियोज बने जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द स्पेशल सिचुएशंस ऑफ एफवीसी, व्हाट आर द केसेस वेयर एफवीसी विल बी डिटरमाइंड स्पेशली, जहां पे आपको अलग से दिया हुआ रहेगा, आपको एफवीसी निकालना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, वेट मिनट गाइज, थोड़ा वेट करो।
ओके, मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप थोड़ा थोड़ा देखिए, ज़्यादा लैग नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है, उतना प्लीज़ मैनेज करो, बिकॉज हम नहीं चाहते और टाइम ज़्यादा वेस्ट करें। थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रुक नहीं आए, थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टेप्स टू फॉलो एनी सम ऑन कैपिटल गेन से मैंने आपको पढ़ा दिया। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि आप कोई भी तरीके का सेक्शन देखो, सेक्शन 5 कोई भी सेक्शंस अपने को देखना है कि सर स्पेशल सिचुएशंस क्या है। सेल कंसिडरेशन कुछ कुछ सिचुएशन में स्पेशली आपको निकालना पड़ता है, सेल कंसिडरेशन कुछ कुछ केसेस में आपको स्पेशली निकालना पड़ता है। अब वो स्पेशल सिचुएशन नंबर 1 क्या है? स्पेशल सिचुएशन नंबर 1 होगा ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो जो आपके पास एक कैपिटल एसेट की तरह है, आई रिपीट कैपिटल एसेट की तरह, याद रखिएगा अगर वो स्टॉक है आपके लिए लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट योर कैपिटल एसेट, इट विल कम इन पीजीबीपी। और यहीं पे मैं आपको बताता हूँ पीजीबीपी का एक सेक्शन ऑलरेडी हम पढ़ेंगे आगे, 43 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 43 सीए, सेक्शन 43 सीए हम पढ़ेंगे आगे। 43 सी भी एग्जैक्टली यही बात करता है जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 50 सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सेक्शन 50 सी बात करेगा आपको इसके बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट, नंबर फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर लैंड और बिल्डिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो और इन दैट केस इफ इट इज हेल्ड योर कैपिटल एसेट, देन यू हैव टू चेक एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। आपको इन दोनों का हायर चेक करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट लैंड और बिल्डिंग एक्सीड्स, देन यू नीड टू कंसिडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट एज योर सेल कंसिडरेशन, डीम टू बी सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद एक छोटू सा अमेंडमेंट आया कि मान लीजिए अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज, इफ योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज नॉट एक्सीडिंग 105% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब आप 105% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करिए। इफ एसडीवी, मतलब सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप समझिए। if your actual sale consideration is 100, okay, if your actual sale consideration is 100 and your stamp duty value is how much, 104, if your stamp duty value of the property is 104, तो बताइए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना परसेंटेज एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का? इट इज 104%, इट इज 104% ऑफ दिस 100 रुपीज। सो इफ इट इज 104% ऑफ दिस 100 रुपीज, इन दैट केस आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना, आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही नहीं लेना। इसका मतलब सर सिंपल सा फंडा है, गवर्नमेंट बेसिकली आपको 105%, मतलब क्या 5% वेरिएशन अलाउ किया है, 5% वेरिएशन अलाउ किया है। 5% तक गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगा, 5% तक आपको बिल्कुल भी अलाउड है। सो वेयर एसडीवी इज नॉट मोर देन 100% ऑफ द कंसिडरेशन, द सेल कंसिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड एज एफएसी। मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो 105% से आप कंपेयर करेंगे ऑफ योर 105% ऑफ योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, समझ गए? तो 105% ऑफ 100 देखना पड़ेगा। सर इस केस में अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 हो जाता, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 हो जाता, मतलब मान लीजिए 110 रुपये हो जाता, तो इन दिस केस आप 110 रुपये नहीं लेते, आप 100 रुपये नहीं लेते, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मांगते हैं, बिकॉज यहाँ पे 105% से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो प्लीज़ क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। सर इन दिस केस एसएससी को डिस्प्यूट भी तो हो सकता है सर, व्हाट इफ एसएससी हैज़ अ डिस्प्यूट? इन दिस केस अगर डिस्प्यूट होता है तो मैंने नीचे एक तो डायग्राम बनाया आपके लिए, अगर डिस्प्यूट होता है तो इन दिस केस आप जाओगे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, द मैटर विल बी रेफर्ड टू द वैल्यूएशन ऑफिसर एंड इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफिसर विल डिराइव फेयर मार्केट वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? वो एक तरीके से फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा, जब वैल्यूएशन ऑफिसर फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा तो इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूएशन ऑफिसर फेयर मार्केट वैल्यू निकाला, इन दैट केस अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाला, इफ दैट एफएमवी is more than SDV, if that FMV is more than SDV, अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, तो इन दिस केस जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आएगा वो ही उसका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगा। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन था 100, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था मान लीजिए 110, ठीक है। नाउ द मैटर वाज रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। केस 1 हुआ,
कि फेयर मार्केट वैल्यू निकाला गया कितना 108, फेयर मार्केट वैल्यू निकाला गया 108, या केस 2 हुआ कि फेयर मार्केट वैल्यू वाज डिराइव्ड एट 120। मतलब सर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी से भी ज्यादा वैल्यू निकाल दिया, सो इन दैट केस यू विल कंसिडर एसडीवी, मतलब विच एवर इज लोअर, आपको हमेशा लोअर देखना है। यू विल ऑलवेज सी लोअर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द वैल्यू एंड द फेयर मार्केट वैल्यू डिराइव्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। ओके, देखिए थोड़ा बहुत वीडियो लैग हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग। ऑडियो में थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑडियो में थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत वीडियो लैग हो रहा होगा इंटरनेट इशू के कारण, ठीक है, हो रहा होगा इंटरनेट इशू के कारण, ठीक है। यू प्लीज ट्राई टू मेंटेन 100% कॉन्सेंट्रेशन। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा इस, ट्रस्ट मी, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, आपको जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। खाली मेरे चेहरे को आप इमेजिन कर लो, ठीक है। मेरा फोटो अलग अलग से कोई दूसरे मोबाइल में रख के मुझे देखो और ऑडियो सुनाई दो, तो आपको लगेगा कि आप मेरे को देख पा रहे हैं। मुझको अलग से, मेरे को कोई अलग से फोटो मेरा होगा ही, देखो मेरा एफबी प्रोफाइल में जाके देख सकते हो, ठीक है, या फिर इसी कपड़ा में मेरा बहुत सारा फोटो देख सकते हो आप, वहां पे देखो और मेरे को ऑडियो में सुनो। डू नॉट लेट दिस टेक्निकल ग्लिचेस डिस्टर्ब योर स्टडीज। ओके, 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरे साथ रहिए। रोहित जी कह रहे हैं अपलोड टुडेज क्लास, क्योंकि नेटवर्क इशू है। रे भैया नेट पढ़ाई तो कर लेने दो, जब तक मैं पढ़ाई नहीं कराऊंगा तो मैं अपलोड क्या करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक, तो पहले रिकॉर्डिंग तो कर लेने दो, फिर बाद में बात करेंगे अपलोड का। डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर वैल्यू एसेटेंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, सो इन दैट केस आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको ये दिमाग में रखना है सर कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब केस 1 हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू 108 रुपया था और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकल गया, तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाला, यानी जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने फेयर मार्केट वैल्यू निकाला वही आप लेंगे। तो मैंने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू, आई मीन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। आई होप अभी सब ठीक चल रहा है। नेक्स्ट है, आपको ये 2 डेट ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ नॉर्मली आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन डेट है आप उसी दिन के लिए कंसिडर करते हो। नॉर्मली आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन डेट है आप उसी दिन के लिए कंसिडर करते हो। तो जिस दिन आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, उसी दिन का आप कंसिडर करते हो। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के पहले ही जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बहुत फर्क है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया हो, लेकिन जब एग्रीमेंट होता है तो उसी समय कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हो जाता है। तो उस समय के हिसाब से कंसिडरेशन अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन होते होते स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी का बढ़ गया, तो सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। गवर्नमेंट ने इस नीड को समझा, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर जिस दिन आपका अग्रीमेंट हुआ, द डेट ऑफ द अग्रीमेंट, इफ सम पेमेंट part of the payment is received by prescribed means, that is account pay, check, draft, net banking, ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वाले दिन के पहले अगर कोई भी पेमेंट आपका चेक से, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट या ड्राफ्ट होना चाहिए या नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो अगर होता है तो जिस दिन आपका एग्रीमेंट है आप उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू या फिर उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं होता है कोई भी पार्ट पेमेंट, आप कैश में लियो तो इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्रॉस चेक में लियो नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट वाला ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करके चलना पड़ेगा। वॉइस नहीं आ रही है, फ्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं आज मेरा ये जो आई डोंट नो यूट्यूब में क्या इश्यूज है, बट डेफिनेटली आई एम 100% श्योर वीडियो में जो प्रॉब्लम है, हो सकता है बीच में खाली मेरा वीडियो बीच बीच में स्टॉप हो रहा है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ रहिए। डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेम नहीं है तो ये दोनों आपको करना है। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2019 में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, वो अपने को समझना है कि फाइनेंस एक्ट 19 में क्या अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 19 में जो अमेंडमेंट आया था गाइज वो ध्यान से समझ लीजिए। इस दिन
फाइनेंस एक्ट 19 ने क्या किया था, इन्होंने बहुत जगह जहाँ जहाँ या प्रिस्क्राइब मीन्स था, जहाँ जहाँ ये मोड ऑफ पेमेंट्स था, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, मैं आगे भी आपको बोल दूंगा, वहाँ पे उन्होंने कुछ अदर मोड्स भी ऐड कर दिए कि कुछ और भी मोड्स के अगर पेमेंट होगा तो भी वो सेटल, तो भी वो हम इस प्रोविजंस के अंदर मान लेंगे। जैसे कि भीम यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई अदर प्रिस्क्राइब मोड से या कोई आप ई वॉलेट से पेमेंट करते हो, तो ये सब जो ऑथेंटिक वॉलेट पेमेंट सिस्टम है, अगर आप ये सब के पेमेंट करते हो तो भी हम क्या मानेंगे, आपका प्रोविजंस मान लिया जाएगा। खाली अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है सर। सेक्शन 50C की नॉन एप्लीकेबिलिटी, ऑब्वियसली जहाँ 50C एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग कोई एसेट है तो वहाँ 50C नहीं लग रहा है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपका एक्सीड नहीं करता है 105% तो आपका 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टॉक इन ट्रेड है तो आपके लिए 50C एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए इसका एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, आइए हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मिस्टर राज का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जो एक्वायर हो रहा था 15 नवंबर 2018 को फॉर 6 लाख रुपीस, ठीक है, फॉर 6 लाख रुपीस। इलस्ट्रेशन अपने देखते हैं। मिस्टर राज ने, एक सेकेंड होल्ड करिए गाइज, आई ट्राई टू रीस्टार्ट द सिस्टम, जस्ट 2 मिनट्स आप होल्ड करिए, आप 2 मिनट्स होल्ड करिए, मैं रीस्टार्ट करने का कोशिश करता हूं। मैंने अभी रीस्टार्ट किया है, अब आपको चेक करना है मेरे एंड से कनेक्शन इज फुल, ये 100% ठीक। अमित ओझा जी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको आदत हो गया है। देखिए बीच बीच में ये होगा, ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद इट। इलस्ट्रेशन चलिए देखते हैं 50C का। मिस्टर राज के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड ऑन 15 नवंबर 18 फॉर 6 लाख रुपीज। ही सोल्ड सच प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 5 lakhs टू जयश्री ऑन 18 अगस्त 2019। Stamp duty authority for the purpose of levying stamp duty adopted value is 10 lakhs, SDV आ गया 10 लाख रुपया। Assessing officer for computing capital gains on such transfer is taking sale consideration 10 lakhs under section 50C। अब ये जो AO है ये क्या ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है 10 lakhs का। On request of Mr. Raj, the matter being referred to valuation officer and value determined by valuation officer is 9 lakhs, that is फेयर मार्केट वैल्यू आपका हो गया 9 लाख रुपीस। तो देखिए ध्यान से सुनना, एसेसिंग ऑफिसर ने जो वैल्यू लिया वो एसडीवी ले लिया, बट वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर दिया, 9 लाख रुपए ले लिया। तो विच एवर इज क्या लेंगे, लोअर लेंगे। अब क्या लेंगे, 9 लाख एज योर सेल कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन कैसे निकाले आपने, सेल कंसिडरेशन आप 9 लाख रुपया का कैपिटल गेन्स को लगाए सेल कंसिडरेशन, उसके बाद जो आपका ट्रांसफर एक्सपेंस है वो आप लेस कर दे, कुछ नहीं है आपका ट्रांसफर एक्सपेंस। आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना आया, 9 लाख रुपया का आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है
आपने खरीदा 6 लाख रुपीज़ में 18-19 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है सर। तो इन दिस केस क्या आपका इंडेक्सेशन मिलेगा? आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना था। 15 नवंबर 18 को आपने खरीदा है और आपने 15 नवंबर 18 को आपने खरीदा है और आपने बेच दिया कब है? और आपने बेच दिया है 18 अगस्त 19 को। तो डेफिनेटली इट इज़ लेस देन 24 मंथ्स, और लेस देन 24 मंथ्स है तो ये शॉर्ट टर्म होगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये 24 मंथ्स है तो 24 मंथ्स के केस में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप इसको नहीं मानेंगे, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, आई मीन लॉन्ग टर्म कैप गेन नहीं मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 6 लाख लिए और 6 लाख को आप माइनस कर दिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? 3 लाख रुपीज़ हो गया। तो एक बहुत ही नॉर्मल सम था, बहुत ही नॉर्मल सम था जो हम लोग ने अभी कवर किया, ठीक है, जो हम लोग ने अभी कवर किया। अब अपने आते हैं नेक्स्ट। 9 लाख कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। 9 लाख आया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाला है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसका जो लोअर अमाउंट होगा वो आपका सेक्शन 50C के हिसाब से वैल्यू होगा। ओके, इसके नीचे आप ये नोट्स लिख देंगे। ये नोट्स देखिए, हाँ नोट्स लिखना इन द सेंस ये दूसरा प्रोविजन कहता है। ये दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 43C सेम कुछ सेम चीज, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन एंड ऑल कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये पीजीबीपी का बात करता है, ठीक है। लेकिन जब लैंड एंड बिल्डिंग है और स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन जब लैंड एंड बिल्डिंग है एंड स्टॉक इन ट्रेड है, if there is a land or building and stock in trade, in that case where the consideration for the asset is less than the stamp duty value, then the value so adopted will be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of computing the head PGBP। मतलब सेम चीज आप करोगे लेकिन PGBP में हेड में टैक्सेबल होगा। आप सेल FVC सेल कंसिडरेशन माइनस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो डिफरेंस आएगा वो PGBP इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका बिजनेस एसेट है, ये आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो यहाँ पे 50C नहीं लगेगा। बट बाद बाकी सब प्रोविजन सेम है, सब प्रोविजन सेम है। डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम सेम है, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन ले सकते हो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन रिक्वायरमेंट नहीं है लेने का, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और 105% वाला भी सेम है। 105% क्यों नहीं लिए? एक मिनट, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को देखना है बाबूजी। यहाँ पे प्रॉपर्टी इसने 5 लाख में बेचा, ये 105%, बहुत ज़्यादा है ये 105% से भी ज़्यादा है। आप ध्यान से समझिए, 5 लाख का 105% मतलब मैक्सिमम 5% का वेरिएशन है, मतलब 5,25,000। 5,25,000 में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता तब हम 5 लाख लेते, बट इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई एंगल से यहाँ पे 105% वाला केस अप्लाई नहीं होगा। ऑल्दो आप चेक करोगे हर बार कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके ओके, रीड द क्वेश्चन अगेन। निक्की आप रीड करो क्वेश्चन, मैंने तो रीड कर लिया। क्या आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है इसमें तो बताइए। क्या आप लोगों को डाउट आ रहा है तो बताइए। ओके, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपने सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट है 45(1)(a) एंड 45(5). दो सेक्शन अपने को पढ़ना है, 45(1)(a) एंड 45(5). यह बात होगी कि कैपिटल गेन रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। नॉर्मली कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल आपका ट्रांसफर होगा उसी साल आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज लास्ट के लिए बचा के लेके, लास्ट में मैं सबका डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 105% वाला मैं लास्ट में समझा दूंगा, अभी आपके लिए प्लीज इतना तक आप मेरा बात को समझिए। 105% जो है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी ऑन रिसीट बेसिस, सेक्शन 45(1)(a) एंड सेक्शन 45(5). तो सेक्शन 45(1)(a) एंड सेक्शन 45(5) क्या बात करेगा? सेक्शन 45(1)(a) एंड सेक्शन 45(5) बात कर रहा है
सेक्शन 45(1)(a) एंड सेक्शन 45(5) अपने चेक करते हैं। तो 45(1)(a) में अपने को देखना है इंश्योरेंस क्लेम। क्या देखना है? इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम, सबसे पहले ये समझो कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है। इंश्योरेंस क्लेम ये समझो कि सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम कैसे आप इसको कंसिडर करते हो। सर व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम? सर योर एसेट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपका एसेट फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्योंकि आपका एसेट फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, यू आर गोइंग टू क्लेम द डैमेज कंट्रोल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। नाउ इवन एसेट डिस्ट्रॉइंग, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट इज नथिंग बट योर डैमेज ऑफ द एसेट। तो वो आपका ट्रांसफर हो रहा है, और अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको आ रहा है उस पर कैपिटल गेन आपका लगेगा। कैसे लगेगा वो अपने को समझना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, अब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है एकदम? ओके, अब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है एकदम। मैंने कुछ सेटिंग्स में चेंज किया है इसलिए अब वो क्लियर है गाइस। अब क्लियर होगा आई थिंक, अब आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है? कोई भी इश्यूज नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट फिर भी आप मुझे बताते रहना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताना। सर नहीं समझा, प्रियंका खत्री, जॉय रॉय, अगर आप नहीं समझे लास्ट में आप प्लीज समझ लेना, सब कुछ मैं आपको वापस से क्लियर कर दूंगा, ठीक है? सही है सर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हड़बड़ी नहीं करना है, जो समझेंगे अच्छे से समझेंगे। आज 8:30 बजे पढ़ना है, 8:30 बजे तक ही पढ़ेंगे, मैं आपके हिसाब से चलूंगा क्योंकि आप लोग को आगे, आप लोग को मेरे को लेके चलना है, ठीक है? सो यू डू नॉट वरी, जो करना है मुझे करना है, मैं आपके साथ करूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्लास एक्स्ट्रा लगे, एक क्लास एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी ऑन रिसीट बेसिस, कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी ऑन रिसीट बेसिस, सेक्शन 45(1)(a। क्या होता है सेक्शन 45(1)(a? तो कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी ऑन रिसीट बेसिस में इंश्योरेंस क्लेम फॉर एसेट और डिस्ट्रक्शन फॉर एसेट, सेक्शन 45(1)(a। थोड़ा माइक इंक्रीज करे। 45(1)(a) में आपको कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी समझने में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम जो आप मिलेंगे फॉर डैमेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, इन दैट केस यू आर गोइंग टू टैक्स इट हाउ मच द कॉम्पनसेशन यू आर रिसीविंग। बट सर डिस्ट्रक्शन तो पहले ही हो गया, एसेट डिस्ट्रॉय तो पहले ही हो गया, और अगर एसेट पहले डिस्ट्रॉय हो गया तो ट्रांसफर पहले ही हो गया, और अगर ट्रांसफर पहले ही हो गया तो यार इस केस में तो दो चीज आ रही है, ट्रांसफर तो पहले हो गया बट इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना उसी साल पैसा दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू आफ्टर 1 year 2 year settling the claim, so it will take some time. So how much you will get that you do not know. That is why in this case 45(1)(a) government has said that when you receive the compensation you will tax it. If you are not receiving the compensation you will not tax it. But transfer तो आपका पहले ही मान लिया जाएगा। लेकिन when you compute indexation guys, ध्यान से सुनना, तो indexation के समय तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में क्या चीज करते हैं, हम लोग तो ट्रांसफर ईयर का ही CIA लेते हैं। तो ट्रांसफर ईयर विल नेवर बी 2019-20 बिकॉज 1920 में तो कॉम्पनसेशन मिला है, डिस्ट्रक्शन तो आपका पहले ही हो गया। मान लो 2017 करेंगे एक सम इसका नीचे अभी, तो 2017 का आप इंडेक्सेशन फैक्टर लोगे बिकॉज दैट इज द टाइम टिल व्हेन यू हेल्ड द एसेट। उसके बाद तो एसेट आपके पास था ही नहीं, तो योर डेफरमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी इज डन जस्ट बिकॉज यू आर रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम लिटिल लेट। तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर एसेट और डिस्ट्रक्शन फॉर कैपिटल एसेट इज व्हेन कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एंड इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, देन कैपिटल गेन अराइजेस। और आपके हाथ में कैपिटल गेन्स में सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, ऑब्वियसली जो पैसा या मनी या एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन विच द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। सर आप सारी रात पढ़ा दो, पढ़ लेंगे, वेरी गुड। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं 1 डे इनकम टैक्स मैराथन क्लास भी लूंगा आफ्टर द रिवीजन क्लास इज ओवर, एंड वो हो सकता है 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा चले। मैं पूरा दिन आपके साथ पढ़ाऊंगा, पूरा दिन आपको चैनल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? एंड वो दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा। मैं उस दिन सारा खाना पीना बैठ के पहले से रेडी रहूंगा और मैं आपको पूरा 1 डे मैराथन पढ़ाऊंगा। चार्जेबल टू टैक्स इन विच द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। ओके सर, नेक्स्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से मानेंगे अपने, जिस दिन से आपका एक्विजिशन हुआ है टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब से आपने एसेट खरीदा है, जिस दिन तक आपने डिस्ट्रक्शन आपका नहीं हुआ है, मतलब मान लीजिए करेंगे हम लोग, कॉम्पनसेशन मिला उस दिन नहीं, डिस्ट्रॉय होते ही आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ओवर हो जाएगा। इन दिस केस इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको उसी साल तक मिलेगा जब तक आपका डिस्ट्रक्शन है, एंड नॉट टिल रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा।
Lucky has a house property acquired on 18th August 2009 for 6 lakh rupees. लकी का एक हाउस प्रॉपर्टी है जो 2009 में लकी ने खरीदा था 6 लाख रुपए में. ही यूज द हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस. उसने ये हाउस जो है खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए खरीदा था. ऑन 18th August 2012 ही incurred capital expenditure on reconstruction of the house rupees 3 lakhs. On 15th May 2019, he brought the office goods inflammable worth rupees 1 lakh at home to be delivered to a party staying near to his home. At the night of that day, accidental fire took place and damaged the whole house property, furniture worth rupees 5 lakhs and business stock. इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18th August 19 को, मतलब टैक्सेबिलिटी सारी इस साल होगी August 19, दैट इज 1920. हाउस के लिए 1 लाख रुपया मिला कैश में. न्यू हाउस मिला जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 44 लाख रुपीस, मतलब 45 लाख रुपीस टोटल मिल गया आपको हाउस के लिए. हाउस होल्ड फर्नीचर, ध्यान रहे, हाउस होल्ड फर्नीचर के लिए आपको 2 लाख मिला कॉम्पनसेशन. स्टॉक के लिए आपको 80,000 मिला. आपको टैक्स स्टेटमेंट बताना है इसका कैपिटल गेन में. तो गाइस सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी कब खरीदा? 6 लाख में खरीदा. ये मेरा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ये अपना घर खुद पर्पस के लिए खरीदा, नॉट अ प्रॉब्लम. पर्सनल इमूवेबल है, कैपिटल एसेट है. 18th अगस्त को उसने क्या किया? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया उसने, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, दैट इज रुपीज 3 लाख. नेक्स्ट थर्ड लाइन, 15th May 19 को उसने ऑफिस गुड्स खरीदा वर्थ रुपीज 1 लाख एट होम टू बी डिलीवर्ड टू अ पार्टी स्टेइंग नियर टू हिज हाउस. ऑफिस गुड्स इनफ्लेमेबल वर्थ रुपीज 1 लाख एट होम टू बी डिलीवर्ड, मतलब ऑफिस गुड्स हो गया, मतलब एक तरीके का स्टॉक. क्या हो गया? स्टॉक. क्या स्टॉक आपके लिए कोई भी तरह का कैपिटल एसेट है? नहीं सर, ये तो पीजीबीपी में जाएगा. किस में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा. मतलब उसके घर पे पड़ा हुआ था. ठीक है, क्या लगा था? घर पे पड़ा हुआ था. उसी दिन एक्सीडेंटल फायर के वजह से उसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया, डैमेज द होल हाउस प्रॉपर्टी. फर्नीचर भी उसमें डैमेज हो गया. फर्नीचर क्या हुआ सर? पर्सनल है जो घर में था और मूवेबल है. तो पर्सनल प्लस मूवेबल, ये फर्नीचर भी डैमेज हो गया. तो क्या फर्नीचर कैपिटल एसेट है? फर्नीचर भी कैपिटल एसेट नहीं है और स्टॉक भी कैपिटल एसेट नहीं है. तो कैपिटल एसेट है क्या? बस एक ही है, दैट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो उसका डैमेज हुआ है. तो अब इसमें अपने को देखना है कि सर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा. तो सर ये तो समझ में आ गया, हाउस होल्ड फर्नीचर पे कैप गेन नहीं है. स्टॉक पे क्या है? और अच्छा, ये हाउस होल्ड फर्नीचर जो है इस पे टैक्स भी नहीं लगेगा बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स एंड ऑल्सो ये आपका इसमें इनकम टैक्स में नहीं आएगा. स्टॉक में जो आपका 80,000 है, रिपीट, जो स्टॉक आपका 80,000 का है, ध्यान रखो उसका कॉस्ट क्या था? उसका कॉस्ट था 1 लाख रुपीज और आपको 80,000 डैमेज कंट्रोल के लिए आपको 80,000 मिला है. तो 1 लाख माइनस 80,000 जो है ये 20,000 का आप क्या क्लेम करोगे? पीजीबीपी में लॉस क्लेम करोगे. ये आपका पीजीबीपी में क्या होगा? लॉस क्लेम हो जाएगा. बाकी जो होगा इस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल गेन. यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑन दिस 45 lakhs component. As the damage occurred due to accidental fire, such case is governed by the provision of section 45(1)(a). सेल कंसिडरेशन क्या है? देखिए 45 लाख सेल कंसिडरेशन है. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर क्या है? 0. नेट सेल कंसिडरेशन मेरा 45 लाख आ गया. अब इसमें मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया. ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से. नॉर्मली आप देखते हो कि आप जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किए, इस केस में ध्यान से देखना कि आपका फायर कब लगा है. सर फायर भी इसी दिन लगा है, मतलब करेंट ईयर लगा है, तो बच गए आप, क्योंकि आपका एक्सीडेंटल फायर उसी समय हुआ है और आपको क्लेम भी उसी साल मिल गया है. ध्यान से देखिए, व्हेन डिड द एक्चुअल टुक प्लेस? 15th May 19 को ही डैमेज हुआ. 15th May 19 को उसी रात, मतलब उसी साल डैमेज हुआ, उसी साल आपको मिल गया. तो यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड ईयर ऑफ डैमेज इज सेम. तो इन दिस केस एंड ईयर ऑफ रिसीट इज ऑल्सो सेम. सो इन दिस केस आपका सब कुछ सेम हो रहा है. आप 289 से मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को. और कब कब आपका क्या है बताइए? आप यहाँ पे फैक्टर कौन सा लेंगे? 9-10 का फैक्टर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में यू विल बी टेकिंग 2012-13 का फैक्टर. सो दिस 2 CIA इंडेक्सेशन फैक्टर्स यू विल बी टेकिंग व्हेन यू आर कंप्यूटिंग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो इससे आप फाइनल आंसर निकालोगे, दैट इज 28,94,878. CMA मैट का सम है ये. यस, बिल्कुल सही. नेहा लोडा बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू सो मच.
चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। फर्नीचर के लिए हमारा कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये मूवेबल एसेट है, पर्सनल है, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। स्टॉक जो है ये 20,000 का लॉस है। क्या है? 20,000 का लॉस है और वो बीजीबीपी में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट सेक्शन आता है 45.5। 45.5 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कब करता है? गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कब करता है? गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर तब करता है जब गवर्नमेंट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेस चाहिए। और गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर जब कर रहा है तो इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। नाउ गवर्नमेंट जब कंपल्सरी एक्वायर कर रहा है तो गवर्नमेंट आपको क्या दे रहा है? कॉम्पनसेशन। दैट कॉम्पनसेशन विल बी ट्रीटेड एज माई सेल कंसिडरेशन। दैट कॉम्पनसेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इनिशियल कॉम्पनसेशन एंड एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। Initial compensation is the compensation which is first determined by the government. Enhanced compensation is the compensation which is additionally demanded by the SSE or the taxpayer, and dispute is pending before the courts. Once court directs the government to pay the additional compensation, only then the enhanced compensation, that is additional compensation, gets released and government pays to the final taxpayer, that is the SSE. In case of initial compensation, again इसमें आपको ये ध्यान रखना है guys कि आप कंपल्सरी एक्विजिशन तो एक दिन खत्म हो जाता है, क्या उसके बाद एसेट आपका नहीं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में वो नहीं आएगा। बट यू आर रिसीविंग कॉम्पनसेशन और योर कॉम्पनसेशन इज डिटरमाइंड इन द नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स। अगेन इसके बीच में टाइम लगे, जैसे मैंने अभी बोला था। तो अगेन यहाँ पे ट्रांसफर कहीं और होगा, इस किसी और साल में हो रहा है, बट कॉम्पनसेशन और द इनिशियल कॉम्पनसेशन, इनहैंस कॉम्पनसेशन, वॉट एवर यू रिसीविंग, दैट विल बी इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। नाउ इसमें अपने को रूल्स पढ़ना है कि सर इनिशियल कॉम्पनसेशन कब टैक्स होगा और इनहैंस कॉम्पनसेशन कब टैक्स होगा। सो इनिशियल कॉम्पनसेशन के समय जब आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इन दैट केस यू विल डिराइव योर एफवीसी, दैट इज इनिशियल कॉम्पनसेशन, फुल अमाउंट यू विल टैक्स इट एज एफवीसी। मान लो 40 लाख आपको मिला तो 40 लाख आप एफवीसी में जोड़ दोगे। उसके बाद आप माइनस क्या करोगे? ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, या जो भी इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स्ड इंप्रूव इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म, एंड यू विल फाइंड एलटीसीजी, एसटीजीजी। बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। आपने अप्लाई किया बट कोर्ट फाइनली अप्रूव्ड इट इन आफ्टर 5 years और 6 years। ऑब्वियसली इनहैंस कॉम्पनसेशन जब मिलेगा तभी तो टैक्स करेंगे। तो जिस साल आपको इनहैंस कॉम्पनसेशन मिलता है, दैट इज ईयर ऑफ रिसीट, उसी साल हम टैक्स करते हैं। अब स्टूडेंट क्या इसको रट्टा मार लेता है? स्टूडेंट क्या इसको रट्टा मार लेता है? Initial compensation means the first compensation which is determined by the government and which the government approves. That is known as initial compensation, which he gets against the compulsory acquisition of the property. नाउ इनहैंस कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स रट्टा मार लेता है कि यहाँ पे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं किया। अरे क्यों माइनस करेंगे? डबल बेनिफिट क्यों लेंगे आप? ऑलरेडी यू हैव एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी, यू हैव सोल्ड इट, compulsory acquired it by the government. In that case your cost of acquisition is fully reduced from this initial compensation. This enhanced compensation is extra which you are demanding. So why again cost of acquisition less होगा? तो cost of acquisition less नहीं होगा। maximum क्या allow किया है? all litigation expenses which you are incurring in connection with this enhanced compensation, only that will be allowed to you, because that expense you are incurring to earn the enhanced income. आप कोई लिटिगेशन एक्सपेंस, लॉयर फीस, लॉयर एक्सपेंस, कोर्ट फीस, कोर्ट चार्जेस, ये सब जो खर्चा करोगे वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम दिस इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन टू अराइव एट अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होगा। इनिशियल कॉम्पनसेशन में अगर जो गेन्स आ रहा है वो भी इसी में गेन्स आएगा, बिकॉज ध्यान रखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो फिक्स हो जाता है ना, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग तो टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ही होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द गेन इज सेम, बट द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पनसेशन व्हेन आर यू रिसीविंग। इनिशियल कॉम्पनसेशन में अब देखो, अगर कॉम्पनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, मान लो 20% कॉम्पनसेशन वॉज डिटरमाइंड इन द फर्स्ट ईयर, सो द इंटायर कॉम्पनसेशन, जब आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन बेसिकली द इनिशियल कॉम्पनसेशन में जिस साल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, मान लो 40 लाख का 20% आपको मिल गया, तो उसी साल पूरा का पूरा 40 लाख आप टैक्स करेंगे। उसमें ये मत सोचना कि 40 लाख है तो पूरा 40 लाख मिलना चाहिए तब टैक्स करेंगे। फर्स्ट मतलब पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी अगर मिल जाता है तो यू विल टैक्स द इंटायर कंसिडरेशन, द इंटायर कॉम्पनसेशन फ्रॉम इनिशियल कॉम्पनसेशन। बट इनहैंस कॉम्पनसेशन ऑब्वियसली एज एंड व्हेन यू फाइनली रिसीव द अमाउंट, ओनली देन यू विल गेट द इनहैंस कॉम्पनसेशन, बिकॉज दैट्स ऑब्वियसली अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नाउ इसमें गाइज अपने को एक
थोड़ा सा चीज पढ़ना है कि सर इनहैंस कॉम्पनसेशन में सिंस यू गेट इट डिले सो उस पर इंटरेस्ट भी आता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन है दैट इज ऑल्सो योर इनकम विच विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगेन इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग। नाउ गाइज इनकम फ्रॉम इनहैंस कॉम्पनसेशन इज कैपिटल गेन, बट इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन, ध्यान रहे जो इनहैंस कॉम्पनसेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है दैट इज नॉट कैपिटल गेन, दैट इज अदर सोर्सेज एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन द योर रिसीट। एंड उसके ऊपर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50% का मिलता है एंड दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन विल अगेन बी प्रोवाइडेड अंडर 57 सेक्शन 57 में आपको पढ़ाऊंगा IFOS में, वहां पे अपने देखेंगे सेक्शन 57 में कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% मिलता है वो आपको इंटरेस्ट की तरह अलाउ हो जाता है, इंटरेस्ट में अलाउ होता है। ध्यान रहे ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इनहैंस कॉम्पनसेशन में अलाउ नहीं होता, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके बाद। कौशमी लोहानी प्लीज आप बाद में पूछना ये डाउट्स, बिकॉज अभी अगर हम लोग डाउट्स लेंगे तो वी विल मिस अ लॉट फ्रॉम टुडेज क्लास। तो डाउट्स के लिए हम लोग लास्ट का सेशंस रखेंगे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीट, ये आपको ध्यान रखना है। जिस समय टैक्स होगा उसी समय आपका रिसीव हो जाएगा। तो चलिए फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7 जुलाई 95। देखिए 141 के पहले है, ध्यान रहिए 141 के पहले, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना होगा। 3 लाख का प्रॉपर्टी था एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस इज दिस, तो ये हो गया आपका क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सुनील। दिस प्रॉपर्टीज वैल्यू विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सुनील। 16th August such property is compulsory acquired, oh my god this becomes my transfer date, this becomes my transfer date। ट्रांसफर हो गया, कब हुआ देखिए 2013 को, कब हुआ है 2013 को, ओके। Government and compensation decided at 11,50,000, 20% of the compensation is received on 31st March 20। देखिए ध्यान दीजिए, part of the initial compensation is received in financial year 1920, part of the initial compensation is received in financial year 1920। तो पूरा का पूरा जो compensation है ये आप टैक्स कर देंगे 31st March 20, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 में आप पूरा टैक्स कर देंगे। और जो बैलेंस compensation है वो आप 2 अप्रैल 2020 को क्या बोलते हैं ये बैलेंस मिला है। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है बिकॉज पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन हम देखते हैं इन केस ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन। अब फर्दर अपील में 16 अगस्त 2020 को, यानी कौन से 2021 को अपील किया गया, तो अपील किया गया ना, मुझको इससे रेलिवेंट नहीं है, दिस डेट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी। इनहैंस कॉम्पनसेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट 2 लाख, दिस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट फॉर मी, आई हैव टू ची रिसीव्ड। Expenditure incurred to meet this, get this enhanced compensation 11,000, so this you will get as deduction, and such compensation is received on this year, मतलब कौन सा ईयर हुआ 21-22, यानी असेसमेंट ईयर 22-23। ध्यान दीजिएगा ये साल में जाके आपका enhanced compensation taxable होगा and amount will be how much, 2 lakhs minus 11,000, this will be clear cut amount। Why? अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये जो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये माइनस क्यों नहीं किया? अरे भाई ये तो हम यहाँ से माइनस कर दिया ना, ये 11,50,000 से तो हम इसको माइनस करेंगे। 11,50,000 विल बी व्हाट इज माय सेल कंसिडरेशन फॉर द इनिशियल कॉम्पनसेशन पार्ट। उसके बाद जो माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं इसको 4.5 लाख जो मुझको फेयर मार्केट वैल्यू मिल रहा है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं तो उसको इंडेक्स करके यहाँ करूंगा ना, आप समझ रहे हो मेरा बात। सो दिस इज व्हाई यू आर नॉट टेकिंग अगेन इन एनहांस कॉम्पनसेशन, सो यू कैन सी दिस। सो 11,50,000 आई एम गोइंग टू टैक्स इट एज अ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड वहाँ मेरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ध्यान से देखिए क्या आएगा 4,50,000 है, क्या लाए 4,50,000 है, तो 4,50,000 मेरा ट्रांसफर ईयर क्या है 16 अगस्त 13, तो 13-14 का फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। और आपका ऑब्वियसली बेस ईयर आप ले रहे हो बिकॉज आप फेयर मार्केट वैल्यू ले हो, तो दैट विल बी 100। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 13-14 का फैक्टर क्या है? 13-14 का फैक्टर गाइस 100 है, आई मीन 220 है, डिवाइड बाय आपने 100 किया। यहाँ पे आप 289 नहीं करेंगे, दैट वाज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप 289 नहीं करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप 289 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर पहले ही हो गया था, आपका डैमेज पहले ही हो गया था, दिस इज वही हुआ। मजा आ रहा है सर, वेरी गुड विकी। शिवानी मोहता बफरिंग, अब कोई बफरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग्स चेंज कर दिया है, अब आपका बफरिंग हो रहा है शिवानी मोहता, आप प्लीज अपना चेक करिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा मेरे हिसाब से
1,60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। 220 होगा, 289 अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो गड़बड़ है, वो रट्टा मार लिया, वो ये नहीं समझा कि बॉस मेरा ट्रांसफर ईयर। अब फैक्टर निकाल लीजिए, अब फैक्टर निकाल लीजिए कि 16 अगस्त 2013, 13-14 का फैक्टर निकाल लीजिए, 13-14 का फैक्टर के हिसाब से ही आपको ये सम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब सर 20 नेक्स्ट ईयर तो उसको कोई कॉम्पनसेशन मिला नहीं, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि डिक्लेयर हुआ है, बट उसके नेक्स्ट ईयर तो उसको मिल गया था 2 लाख माइनस 11,000, 1,89,000 क्या कर देंगे आप, टैक्स कर देंगे। 1,89,000 कर क्या कर देंगे आप, टैक्स कर देंगे। ओके सर, अब अपने नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेरी सिंपल, जनरली ये एग्जाम में नहीं आता, नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं आता, बट पढ़ कीजिए बिकॉज इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक। कैपिटल एसेट ट्रांसफर बिटवीन पार्टनर एंड इट्स पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनर एंड अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, फर्स्ट वील अंडरस्टैंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पार्टनर इन हिज फर्म। मतलब मान लीजिए पार्टनर अपने फर्म में कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, मे बी एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, होता है ना, एसेट टू कैपिटल अकाउंट अपने एंट्री पास करते हैं इन द फर्म, बुक्स ऑफ द फर्म। सो एसेट इज कमिंग इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट एज अ फ्रेश कैपिटल, एंड व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट एज अ फ्रेश कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो पार्टनर्स को क्या मिल रहा है अपने फर्म से, पार्टनर्स अपने फर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर मेंबर्स एओपी को ट्रांसफर कर रहे हैं। So if any such kind of transfer is happening by partner to its firm, then what will be the capital gain implications in hands of the partner? In that case, जो amount record हुआ है firm के books में as the capital contribution, that will be the FVC, that will be the sale consideration for partner. एंड ऑब्वियसली जिस साल ट्रांसफर हुआ है उसी साल टैक्स करेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑब्वियसली फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन टिल द ईयर ऑफ ट्रांसफर करेंगे। अब आप उल्टा समझिए कि व्हेन ट्रांसफर इज हैपनिंग फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, अब फर्म से पार्टनर के पास ट्रांसफर कब होगा सर, या तो पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है, या तो पार्टनर का डेथ हो गया, या कोई भी तरह का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो इन दैट केस सम एसेट्स माइट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू अ पार्टनर। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस the FMV on the date of transfer, when I am transferring and firm is transferring to the partner, it will check fair market value on the date of transfer, बाद बाकी सारे प्रोविजन सेम है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक होगा बुक वैल्यू रिकॉर्डेड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, और वाइसी वर्सा में होगा फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आपको निकालने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में आता है और बहुत बार आया हुआ भी है। इसी के बारे में मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 45(2). 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन से मिलता है, जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा अलग से। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं। मान लीजिए इंटरेस्ट 10 लाख का मिला आपको इनहैंस कॉम्पनसेशन के ऊपर, इंटरेस्ट इनकम, तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके जाना, -50% फ्लैट दे देना आपको, ठीक है, वो फ्लैट 50% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जैक्टली सर, आईफोस में वो कवर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट इनकम। Concepts are getting crystal clear. Thank you so much. That is my objective. Conversion of capital asset into stock in trade. ये sections भी आपको मैं learn करवा दूंगा, बहुत जल्दी मैं आपको learn करवा दूंगा। 45(1) अपने पढ़े थे, 45(1) था चार्जिंग सेक्शन, फिर 45(1)(a) एक सेक्शन क्या था, 1A, सब सेक्शन 1A। 45(1)(a) क्या था, इंश्योरेंस क्लेम। 45(2) क्या है, जो अभी अपने देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कैपिटल एसेट नहीं रहा, स्टॉक में बदल गया, तो स्टॉक में बदलते ही वो क्या बन गया, ट्रांसफर हो गया। जैसे ही वो स्टॉक में कन्वर्ट हुआ वो ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होते ही कैपिटल गेन माना जाएगा, ट्रांसफर होते ही कैपिटल गेन माना जाएगा, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अब कैसे टैक्सेबल होगा, विल सी दैट। 45(2). 45(3) क्या है, अभी अपने पढ़ के गए हैं, जब पार्टनर अपने फर्म को ट्रांसफर करता है देन 45(3) लगेगा। 45(4) क्या है, उल्टा, जब फर्म अपने पार्टनर को टैक्सेबल करता है देन 45(4) लगेगा। 45(5) के अभी भी अपने पढ़ चुके, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, याद है, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, व्हेन कंपल्सरी गवर्नमेंट एक्वायर करता है देन 45(5) लगता है। तो ये 45(5), और लास्ट में आएगा 45(5)(a), that we'll understand, that is in case of joint development agreements, capital gains in case of joint development agreements। जब cap gains joint development agreements में आता है तो आपको 45(1)(a), 2, 3, 4, 5, 5(a), ये सारे sections आपको ध्यान रखने एग्जाम में
अगर आप लिखोगे ना तो योर वेटेज ऑफ द मार्क्स, योर वेटेज ऑफ द क्वेश्चन विल डेफिनेटली इंक्रीज इफ यू आर राइटिंग दिस सेक्शन नंबर्स. कमिंग बैक टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल एसेट आपका स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है तो कैपिटल एसेट स्टॉक में कब कन्वर्ट होगा, जब आप चाहोगे आप कन्वर्ट कर सकते हो. बट सर व्हाई डिड दिस सेक्शन गॉट इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज द टैक्स प्लानिंग यूज्ड टू हैपन दैट कैपिटल एसेट यूज्ड टू बी सोल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड in order to avoid capital gains, because capital asset meaning does not include stock in trade. So when you are selling stock in trade, although the form is capital asset, although the nature is capital asset, just because you are showing it as your stock in trade, it used to escape cap gain tax liability. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कैपिटल एसेट आप स्टॉक में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करते ही टैक्स कर दिया. अब दिक्कत ये आएगी कि सर जब कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है ना मुझे. यस डेफिनेटली मुझे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है. आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर एसेट इन अनदर हेड्स, समथिंग which was categorized as my fixed asset or an investment or a capital asset. Now I am considering as my stock, that is my business asset. मैं उसे इन्वेंट्री में क्लासीफाई किया हूँ. तो क्या मुझे कोई पैसे मिले, एडिशनल कंसिडरेशन मिले? द आंसर इज नो. देन व्हाई कैपिटल गेन? यस कैपिटल गेन. नाउ इसमें मजा आएगा कि आपका जो कन्वर्जन है, जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर 2019 योर एसेट गॉट कन्वर्टेड, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रांसफर डेट. अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम चीज. सो योर 1920 इज कंसिडर्ड टू बी एक्विजिशन, आई मीन कन्वर्टेड डेट, योर ट्रांसफर डेट. एंड मान लो आपने कैपिटल एसेट 1/4/2001 को खरीदा, मान लीजिए. So you have acquired on 1/4/2001 and you have converted in 1920. So this period of holding is fixed. You cannot change it. But sir, what acquisition तो हम समझ में गए, cost तो हम ले लेंगे, but what about FVC? How will I take FVC? How will I consider full value consideration? So in this case, government is telling us कि देखिए आपका जब स्टॉक बिकेगा, when your stock will be actually sold, I repeat, when your stock will be actually sold, जब आपका स्टॉक बिक जाएगा. अब मजा आ रहा है सर पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है. पीजीबीपी तो सबसे इजी है सर, पीजीबीपी एकदम धीरे धीरे पढ़ाइएगा, हमको डर लगता पीजीबीपी से. बस कौशमी लोहानी, अगर आपको पीजीबीपी से डर लगता है तो बहुत जल्दी ये डर आपके दिमाग से निकलने वाला है. जस्ट बी रेडी, ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा. आप पीजीबीपी को डराओगे, पीजीबीपी आपको नहीं डराएगा. और ट्रस्ट में पीजीबीपी से आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप पीजीबीपी अच्छे से यहाँ से पढ़ लेते हो. और रही बात स्पीड की, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, कि मुझे कितना टाइम लेना है वो मैं अपने आप आपको कराते हुए चलूंगा. ठीक है. तो जिस दिन आप एक्चुअली स्टॉक सेल किए हो, मान लो इस केस में आप 21-22 में स्टॉक सेल करेंगे, आपका स्टॉक बिका बाद में नेक्स्ट ईयर में, योर कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी विल कम इन द ईयर इन विच स्टॉक इज गोइंग टू सेल. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन. बट आपका ट्रांसफर ईयर तो क्या माना जाएगा? 1920. अगेन यहाँ पे इनटू समथिंग बाय समथिंग मतलब याद है इंडेक्सेशन बेनिफिट. आप हो सकते हो कि आप 289 नहीं लोगे. व्हाई? बिकॉज योर कन्वर्जन हैपेंड लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, सो यू विल टेक कैपिटल गेन इंडेक्सेशन बेनिफिट ओनली टिल प्रीवियस ईयर्स. बट योर टैक्सिंग इज दिस ईयर 1920. व्हाई? बिकॉज योर स्टॉक वॉज सोल्ड इन दिस ईयर. दैट्स इट. उसके बाद आपको कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, बहुत सिंपल है. अब इसमें एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. ठीक है, मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स से आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं कि इसका गेन्स का सबसे सिंपल कैलकुलेशन अपने को कैसे निकालना है. मान लीजिए अ कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड फॉर 100 रुपीज. ओके, अ कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड फॉर 100 रुपीज. ओके सर, कैपिटल एसेट गॉट कन्वर्टेड. आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिए एंड देन आपने स्टॉक को बेच दिया. कैपिटल एसेट गॉट कन्वर्टेड एंड देन स्टॉक वाज सोल्ड. व्हेन कैपिटल एसेट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, उस समय कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज. कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज. नाउ व्हेन कैपिटल एसेट फेयर मार्केट वैल्यू वाज 150 रुपीज, तो आपके दिमाग में आया कि भाई साहब जब तक कैपिटल एसेट कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन कितनी मिल रही थी? 50 रुपीज. ओके, बट आपने स्टॉक बेचा
220 रुपीज में आपने स्टॉक बेचा 220 रुपीज में। बहुत ध्यान से, इनकम टैक्स लॉ सेज दैट you have freeze this period, your cost is fixed, your sale consideration is also fixed, which is how much 150 rupees। ध्यान से सुनना, FMV कितना है 150 रुपीस, FMV कितना है 150 रुपीस। तो FMV अगर 150 है तो इनकम टैक्स लॉ सेज दैट this 150 rupees will be considered to be sale consideration of the capital asset which you are transferring or which you are converting into stock in trade. So this 150 will be considered to be my full value consideration. उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक जब एक बार सोल्ड हो गया, स्टॉक जब एक बार सोल्ड हो गया तो सोल्ड होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टैक्स हम कब करेंगे। सर बाबू टैक्स तो हम याद रखिएगा, जो मैं आपको बोल चुका हूं, यू आर गोइंग टू टैक्स द सेम थिंग इन दैट ईयर ओनली। यू आर गोइंग टू टैक्स इट इन द ईयर इन विच स्टॉक इज गेटिंग सोल्ड। यू आर गोइंग टू टैक्स इट इन द ईयर इन विच स्टॉक इज गेटिंग सोल्ड। उसके पहले आपको बेचना नहीं है। जिस साल आपका स्टॉक एक्चुअली बिका है उसी साल आपको टैक्सेबल करना है। ऑल्दो योर कैपिटल गेन्स इज ऑलरेडी फ्रीज्ड, that your cost of acquisition is freezed, your FMV is freezed, but since your stock is not out from your hands, your capital gain cannot be taxable. So capital gain will be deferred till the time your stock is actually sold. तो सर यहाँ पे आप कैप गेन्स तो निकाल लिए, या मान लीजिए एवरीथिंग वॉज शॉर्ट टर्म, तो 150 माइनस 100 गिव्स मी 50 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस स्टॉक बीइंग सोल्ड फॉर 220? This 220 minus 150, this 220 minus 150, आप ही बताइए क्या होना चाहिए? PGBP income. This should give you PGBP income. ये आपका PGBP income होना चाहिए, because stocks is getting sold for 220 is certain your sale consideration. Now what is the cost of this stock? How did the stock arise? Because the capital asset got converted, and when capital asset got converted, what was the FMV? तो एक का जब सेल हुआ तो दूसरा का कॉस्ट हुआ ना। तो कैपिटल एसेट का जब सेल हुआ FMV 150, दैट इज सेल प्राइस, सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक विल बी 150, सो डिफरेंस गिव्स यू 70 रुपीज, डिफरेंस गिव्स यू 70 रुपीज विच विल बी टैक्सेबल एज योर बिजनेस इनकम। ये आपका टैक्सेबल क्या हो जाएगा? बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल है। बस यही चीज मैंने ये सब तीन चीज में बोला है, यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए एक फटाफट इलस्ट्रेशन किया जाए। Mr. A converts his capital asset into acquired for an amount of 50,000 in June 2003. So this is cost of acquisition into stock in trade into the month of November 16. So this is what transfer year. ये क्या हो गया? Transfer year. So 16-17 is your year of transfer. ध्यान रहे 16-17 is your year of transfer, और इसी दिन का आपको इंडेक्सेशन फैक्टर भी लेना पड़ेगा, इसी साल का इंडेक्सेशन फैक्टर भी आपको लेना पड़ेगा व्हेन यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। द फेयर मार्केट वैल्यू आपको दे दिया, कन्वर्जन ये हो गया आपका FVC, ये क्या हो गया 4 लाख। इतना इजी है, एक बार प्रोविजन समझ लीजिए, सब कुछ आपको, आप सब कुछ कर पाएंगे, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। नॉट क्लियर सर? अंशु भक्त जी, तो आपको मैं क्लास के बाद में बता देता हूं। बेसिकली जो कन्वर्जन डेट है उस दिन आपका कैपिटल अगेन राइज हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है इन द ईयर इन विच स्टॉक इज गेटिंग सोल्ड। FMV ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड टू बी सेल कंसिडरेशन विच विल ऑल्सो बी द कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो आप फर्दर एज अ बिजनेस एसेट बेच रहे हो। तो FVC हो गया आपका 4,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इंडेक्सेशन दे देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में इंडेक्सेशन नहीं देंगे, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ही हम बात कर रहे हैं। द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर 19। ध्यान से देखिए 1920 में स्टॉक बिक गया तो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया 1920 में। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन 1920, और आपको सबका फैक्टर भी दे दिया है, 16-17 का फैक्टर आपको दे दिया है और आपको 3-4 का भी फैक्टर दे दिया है। आराम से आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं और उसके बाद आप PGBP इनकम भी निकाल सकते हैं। सो यू कैन जस्ट सी कैपिटल गेन्स कैसे निकाले अपने। सबसे पहले अपने को FMV दिया 4,50,000, सो 4,50,000 इज माई फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ओके, इंडेक्स्ड कॉस्ट अपने कर दिए किसका? 50,000 को अपने 264 डिवाइड बाय 109 के। ध्यान से देखिए
50,000 इंटू 264, हम लोग ने 289 नहीं किया। क्यों नहीं किया 289? बिकॉज दैट इज नॉट माई ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर पहले ही हो चुका, कब? जब कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज 3,28,899। टैक्सेबल कब होगा? ये टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ 1920। ठीक है, दिस विल बी टैक्सेबल। नाउ एक बार के लिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें स्टॉक कितना में बिका है? 6,50,000 में बिका है। कितना में बिका है? 6,50,000 में बिका है। तो दिस 6,50,000 में जो स्टॉक बिका है, तो 6,50,000 में अगर स्टॉक बिका है तो बताइए पीजीबीपी इनकम क्या होगा? सब लोग आंसर में फटाफट मुझे लिख के बताइए इस केस में कि पीजीबीपी इनकम क्या होने वाला है इसका। वेरी गुड क्वेश्चन हरी, वेरी गुड आंसर हरिनंदा बनवल। सारे खेल ट्रांसफर का ही है एक्चुअल में। पीजीबीपी 2 लाख, वेरी गुड आंसर। अपर्णा मन्ना का आ गया ये आंसर, वेरी गुड। 6.5 lakhs minus 4.5 lakhs. This is the FMV, which is the sale consideration for capital gain, capital asset. This becomes cost of stock for me. So 6.5 lakh minus 4.5 lakhs gives me 2 lakhs. And ये जो 2 लाख होता है, ये आपके हाथ में क्या होता है? टैक्सेबल होता है as your PGBP income. तो ये आपका PGBP income की तरह टैक्सेबल हो गया। ये गाइस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन पहले उसका करेंगे जो एग्जाम रेलिवेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और एग्जाम में आता है। ऑल्दो ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, विल डू दिस, बट इसके पहले मेरे को कुछ और भी आपको कराने का मन है। उसके बाद मैं इस टॉपिक में वापस आऊँगा। मेरे को प्लीज़ याद दिलाना, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वाला जो बात है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 45(5)A, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 45, जिससे अपना सेक्शन 45 का सारा सीरीज खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अपने आते एक बार स्लम सेल के केस में। 50B, वन लॉन्ग सम कैन बी एक्सपेक्टेड, वन लॉन्ग सम ऑफ 10 मार्क्स। खैर ये सीए इंटर में भी आया है, सीएमए इंटर सब में आया है। स्लम सेल, नाउ स्लम सेल क्या होता है ना, यू ट्रांसफर द इंटायर बिजनेस मतलब एसेट भी ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दिए, डिविजन ट्रांसफर कर दिए फॉर लम सम कंसिडरेशन। आप क्या करते हो? लम सम कंसिडरेशन के लिए आप पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हो, तो लम सम कंसिडरेशन। नाउ तो लम सम कंसिडरेशन है तो सर सेल वैल्यू में तो पक्का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेल वैल्यू तो जिस प्राइस पे आप बेचोगे 10 लाख 20 लाख 30 लाख दैट विल बी ओके। बट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर? स्लम सेल कुछ याद है? स्लम सेल से अभी जो अपने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि स्लम सेल में कोई भी तरीके का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एसेट्स in a business maybe would have been acquired at a particular अलग अलग टाइम पे। तो how is it possible to derive indexation benefit for some assets not indexation for other assets? तो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इसका मेथड पूरा अलग रखा, थोड़ा अकाउंटिंग बेस्ड मेथड है इसका। The method is little bit accounting based for calculating this kind of capital gains in case of slum sale. तो स्लम सेल के केस में अपने जब कैपिटल गेन निकालेंगे तो वहां पे गाइस अपने को ये ध्यान देना होगा कि जब आप सेल कंसिडरेशन करोगे, सेल कंसिडरेशन के केस में अपने को कंप्यूटेशन के केस में एफईसी जो लेंगे वो नॉर्मल लेंगे, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर एक्सपेंस भी अपने नॉर्मल करेंगे जैसे माइनस करते हैं, और आपको जो माइनस करना है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? इट इज नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, दैट्स द कैच। दिस इज व्हाट नेट वर्थ। ये नाम तो आप सुने होंगे पहले अकाउंट्स में। नेट वर्थ इज बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटी और पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो जो कंपनी का अंडरटेकिंग का नेट वर्थ है दैट विल बी टेकन एज द कॉस्ट बिकॉज यू आर सेलिंग दैट अंडरटेकिंग। सो नेट वर्थ जो होता है वो तो ऑलरेडी बुक वैल्यू पे है ना, वो बुक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू आप कंसिडर करेंगे एज इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड दैट इज वाई वी डू नॉट गिव इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा? डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द अंडरटेकिंग। अगर आपने अंडरटेकिंग 3 साल से ज्यादा 36 मंथ से ज्यादा टाइम तक आप वो अंडरटेकिंग बिजनेस कर रहे हो, देन इट इज लॉन्ग टर्म, एल्स इट इज शॉर्ट टर्म। एनीवेज की फर्क पड़ता है टैक्स रेट्स में। लॉन्ग टर्म कैप गेन 20% पे टैक्स होगा, शॉर्ट टर्म कैप गेन क्योंकि 100 लेने वाला नहीं है, नॉर्मल स्लैब रेट्स पे टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो 112 या 100 टैक्स रेट अंडर सेक्शन 112 वुड हैव बीन एप्लीकेबल, जनरल रेट 20% लगता। तो फर्क पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, इसलिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पे कभी भी गड़बड़ नहीं करना। ठीक है सर ये आपने समझा दिया। एफईसी में से ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंस, फिर नेट कंसिडरेशन से माइनस करेंगे नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, जिससे आएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट आते हैं गाइस,
नेटवर्थ निकालते कैसे? अब इसमें नेटवर्थ में मैं आपको बेसिकली 4 डिविजन्स दूंगा। क्या दूंगा? 4 डिविजन्स। एक होगा, या फिर मैं इनफैक्ट बोलूंगा 3 डिवीजन दूंगा। एक होगा आपका एसेट साइड, जिसमें से है डेप्रिशिएबल एसेट। एक होगा नील रेटेड एसेट, मैं बोलता हूं उसको नील रेटेड एसेट। और एक होगा अदर एसेट, और एक होगा अदर एसेट, और बाद में होगी लाइबिलिटीज, लास्ट में होगी लाइबिलिटी। तो गाइस अगर डेप्रिसिएशन का बात करें तो आप सबको पता होगा, इट्स वेरी क्लियर, if you are talking about depreciation, if you are talking about depreciation, in that case depreciation के केस में हमें हमेशा इनकम टैक्स का WDV लेना है। सर what is income tax WDV? Is there any difference between book WDV and income tax WDV? book WDV क्या होता है? book WDV is your depreciated value of the asset as per your financial statements, that is accounting standards, जहाँ पे depreciation के rates अलग होते हैं, methods अलग होते हैं। बट टैक्स WDV जो होता है वो आपका WDV है एज पर IT लॉज, जहाँ पे ब्लॉक रेट ऑफ सिस्टम होता है, या SLM बेसिस होता है, या रेट्स अलग होते हैं, सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं टैक्स WDV लेना होगा, क्योंकि बुक्स में तो बुक WDV दिखेगा। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए आपको हमेशा टैक्स WDV देखना, बुक WDV आप इग्नोर करके चलेंगे। नील रेटेड एसेट्स मतलब जो एसेट्स यू आर यूजिंग इट इन स्पेसिफाइड बिजनेस, और सम एसेट्स वेयर फुल एक्सपेंडिचर यू हैव ऑलरेडी टेकन बेनिफिट, तो उस एसेट्स का इनकम टैक्स में वैल्यू नहीं है। वाई? बिकॉज यू हैव टेकन फुल डिडक्शन। मे बी स्पेसिफाइड बिजनेस आप पढ़े, 100% डिडक्शन आपको मिलता है, या साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में आपको एसेट्स में 100% डिडक्शन मिलता है, या 150 या जो भी मिलता है। सो इन दैट केसेस आप जो भी डिडक्शन क्लेम करोगे, यू नीड टू चेक, यू हैव टू थिंक टैक्स लॉस पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल नॉट चेक बुक्स। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए यू विल चेक टैक्स WDV, नील रेटेड एसेट्स के लिए यू विल चेक ऑलवेज द ओल्ड रिलेटेड, मतलब टैक्स रिलेटेड एसेट्स की जितना डिडक्शन आपको मिल चुका है उतना आप वापस से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करेंगे, नेटवर्थ में ऐड नहीं करेंगे। बाद बाकी अगर कोई एसेट्स बचते हैं, जिससे डेटर्स हो गए, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सारे जो ट्रेडिंग एसेट्स है जिसको लॉ जो आपके बुक में ऑलरेडी रहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहते हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज योर बुक वैल्यू, वो आप बुक वैल्यू पे ही कंसिडर करोगे। और लायबिलिटी को भी आपको बुक वैल्यू पे ही कंसिडर करना है। ठीक है, सो ये पूरा जो कंप्यूटेशन मैंने आपको बोला, ये नेटवर्थ कैसे निकालेंगे आप? टोटल एसेट्स की एग्रीगेट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स रिटन डाउन वैल्यू, कैपिटल एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड अंडर 35 AD विल बी 0, एंड अदर एसेट्स के लिए बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको दिया जाएगा एग्जाम में, सर आपको जो एसेट्स की वैल्यू दी जाएगी ना, वहां पे आपको बोला जाएगा कि एक तो ये एसेट रीवैल्यूड हुआ है, रीवैल्यू मतलब अपवर्ड रीवैल्यू है, अपवर्ड रीवैल्यू मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी क्रिएटेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और एक होगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब एक एसेट की वैल्यूएशन थोड़ी सी अपवर्ड रिवैल्यू हो गई है। सो इन दैट केस दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी इग्नोर्ड, मतलब आप वो एसेट को रीवैल्यूएशन अमाउंट से कम कर दोगे। यानी आप अगर ये सोचते हो कि हम रीवैल्यू करके अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा दे, एसेट की वैल्यू बढ़ा दे, नेटवर्थ बढ़ा दे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज होती, कैप गेन भी कम हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। तो रीवैल्यूएशन विल बी इग्नोर्ड एंड ऑब्वियसली यू नो नो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन दिस केसेस। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल एग्जाम का सम है। इलस्ट्रेशन जो है ये भी एग्जाम का इलस्ट्रेशन है, एंड मुझे आशा है कि आप दिव्य जड़ी बूटी बुक बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ द बेस्ट बुक यू कैन एवर गेट। आई हैव टेकन ह्यूज एफर्ट्स, मैं बहुत एफर्ट्स लिया। मैं नहीं बोलूँगा कि बाकी सारे बुक्स वैसे नहीं है, बाकी सारे बुक्स भी अच्छे हैं, बट एक बार आपको मेरे एंड से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट से, एंड आई हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स, सो आई थिंक अगर आप नहीं लिए तो एक बार आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में लीजिए चाहे आप हार्ड कॉपी में लीजिए। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट ज़्यादा ईजी लगता है पढ़ने के लिए तो आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो, वरना आप सॉफ्ट कॉपी तो पक्का ले ही लीजिएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो आप एक बार चलो इलस्ट्रेशन में देखता हूँ। मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश, ये सम भी मेरे दिव्य जड़ी बूटी बुक में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। मिस्टर ए इज अ
True, sir, it is helping me a lot. Thank you, Swati. Yes, depreciation too should be taken as per 43(6)(c)(c)(1)(c). Very good. आपको Nikki, आपको section number learn है. Very nice. Proud of you. Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. He transferred on 1/4/19 his unit 1 by way of slum sale for a total consideration of 25 lakhs. Unit 1 was started in the year 56. The expenses incurred for this transfer were rupees 28,000. ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2, लेकिन ट्रांसफर क्या हुआ है, यूनिट 1 हुआ है. तो मुझे यूनिट 2 से मतलब नहीं है, मुझे यूनिट 2 से मतलब नहीं है, मुझे खाली यूनिट 1 से मतलब है. यूनिट 1 का ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा. पर ध्यान दीजिए, जब लायबिलिटी हुआ तो टोटल दिया, तो आपको इसमें से यूनिट 1 निकालना पड़ेगा बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स फॉर यूनिट 1. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू. देखिए, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, डेटर्स दिया, अदर एसेट्स दिया है. ठीक है, तो अदर एसेट्स में तो बुक वैल्यू लेना है, डेटर्स में भी बुक वैल्यू लेना है, क्रेडिटर्स यूनिट 1 दे दिया, बैंक लोन यूनिट 1 दे दिया है. ठीक है, तो इसमें भी अपने को बुक वैल्यू लेना है, इसमें भी अपने को बुक वैल्यू लेना है. ओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व आ गया यूनिट 1 के बिल्डिंग के लिए. मतलब इस वाले में आपका 3 lakhs का रीवैल्यूएशन एसेट क्रिएट किया हुआ है. मतलब यू हैव ऑलरेडी अपवर्ड रिवैल्यूड दिस एसेट बाई ₹3 lakhs. तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का अमाउंट कम करना पड़ेगा. और ये रीवैल्यूएशन रिजर्व आप कंसिडर नहीं कर सकते, दैट हैज़ टू बी इग्नोर्ड. अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में. रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड, ये आपको बोल दिया है, चलो ठीक है, नहीं भी बोलता तो समझ में आ रहा था. नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, चलो बोल दिया कि ये लमसम कंसिडरेशन है, इंडिविजुअली एसेट की वैल्यूएशन नहीं हुई है, एक छोटी सी वैल्यू, एक पूरी लमसम वैल्यू निकाली गई है. अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1, मतलब कौन सा, ये वाली अदर एसेट्स की जो फिगर है, इसमें पेटेंट्स इंक्लूड किया गया है 1 जुलाई 17 को, जो आप एक्वायर किए थे 50,000, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज. बस यहीं पे गड़बड़ हुआ, एरर रेक्टिफाई करना पड़ेगा जैसे आप नॉर्मली अकाउंटेंसी के सम्स में रेक्टिफाई करते हो. 1,50,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले 50, क्योंकि इस 50 को आप अलग से पेटेंट्स की तरह दिखाओगे, जहां पे आपको WDV लेना पड़ेगा. क्या बोला है, 1 जुलाई 17, क्या बोला है, 1 जुलाई 17 है 50,000, तो 17-18 का डेप्रीसिएशन WDV, फिर 18-19 का डेप्रीसिएशन WDV, फिर 19-20, ऐसे करके आपको 31 मार्च 20 तक का. अच्छा एक सेकेंड, आपका ये कब हुआ है ट्रांसफर, ध्यान से देखिए, 1/4/19 को ट्रांसफर हुआ है. क्या ट्रांसफर हुआ है, 1/4/19, तो आपको 31 मार्च 19 तक का WDV निकालना है. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 31 मार्च तक का 19, तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है, यहीं पे आपको स्टॉप करना है, बिकॉज आप WDV निकालोगे, उसके बाद 18-19 का डिप्रिसिएशन के जो क्लोजिंग WDV आएगा, दिस विल बी एज ऑन 1/4/19, दिस विल बी एज ऑन 1/4/19. तो आपको पता है डेप्रिसिएशन एट ऑफ ऑन पेटेंट्स इज व्हाट, इंटेंजिबल एसेट, तो एट द रेट क्या होगा 25%, जो भी होगा WDV आएगा, एट द रेट ऑफ 25%, जो भी होगा WDV आएगा. ये वैल्यू आपको क्या कंसिडर करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ में कंसिडर करना है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट सम सम्स विच यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, कॉमन सेंस, एंड एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड टुगेदर टोटलिटी में टू गिव यू फुल आइडिया ऑफ द पिक्चर. ठीक है, बाद बाकी एसेट्स के लिए कोई रेट्स आपको बोला नहीं है, मतलब ये अब नॉर्मल टैक्स WDV मान लो, नॉर्मल तरीके से आप सम कर लो. तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं. सेल वैल्यू 25 लाख, देखिए सेल वैल्यू 25 लाख कहाँ दिया हुआ था, यही दिया हुआ था सर, 25 लाख सेल वैल्यू है, और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज हाउ मच, 28,000. तो 25 लाख में से मैंने 28,000 क्या किया, माइनस कर दिया, तो मुझे नेट सेल कंसिडरेशन कितना मिला, 24,72,000 मिला. अब मुझे नेटवर्थ निकालना था, जिसका मैंने अलग से नोट दे दिया, ये भी आप एग्जाम में करोगे, यू विल गिव सेपरेट नोट फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ. इसमें मत दिखाना वरना क्लैरिटी नहीं आएगा सब में. आई थिंक वी हैव स्टडी DJB ओनली, वी कैन श्योरली गेट एग्जामिशन, एक्सट्रीमली हेल्पफुल. थैंक यू आरव, थैंक यू आरव. आरव ने आई थिंक पढ़ा है इसलिए ये बोला है. येस यू कैन गेट एग्जामिशन, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप एग्जामिशन चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सारा सम सॉल्व करना पड़ेगा. ट्रस्ट में आपको आराम से एग्जामिशन मिल सकता है. आज का क्लास अपलोड कर दीजिए. नहीं बॉस, पूरा लाइव चला है, बट डू नॉट वरी, कैपिटल गेन का एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा, और कल का क्लास में पूरा कैपिटल गेन चलेगा. ठीक है, डू नॉट वरी, कैप गेन का एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा, कल का क्लास भी पूरा कैपिटल गेन चलेगा. और रिक्वायरमेंट हुआ अगर, तो वी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन कैपिटल गेन्स पूरा लाइव. ओके,
तो कोई वरी नहीं है, जो डाउट्स है सब पूछ लीजिए, बट प्लीज़ अपलोड करने मत बोलिए। मैं हूँ आपके साथ, अंतिम टाइम तक हूँ, जब तक आप बोलेंगे मैं तब तक हूँ, बट आज का क्लास अपलोड करने प्लीज़ मत बोलिए। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ यूनिट 1 ऑफ आकाश एंटरप्राइज। तो बिल्डिंग में आप 9 लाख रुपया को लेकर आओगे, 3 लाख रुपीज़ को एक्सक्लूड कर दोगे क्योंकि वो रीवैल्यूएशन रिजर्व से चला गया। मशीनरी 3 लैक्स, डेटर्स सब चीज़ देखिए सेम है। मशीनरी 3 लैक्स, आपको खाली यही लेना है, ओनली यूनिट 1 यू हैव टू कंसिडर ओनली यूनिट 1, 3 लैक्स 1 लाख। बिल्डिंग में आप खाली 9 लाख कंसिडर करोगे। अदर एसेट्स में मैंने आपको 50,000 माइनस करने बोला, आप 1 लाख कंसिडर किए। और पेटेंट्स का आपको कैलकुलेशन अलग दिखाना पड़ेगा। सी पेटेंट्स का यू हैव शोन दी कैलकुलेशन डिफरेंटली, दैट इज 28,125। कैसे दिखाया आप? सी आप 50,000 लिए, उसमें से आप 2 बार डेप्रिसिएशन दे दिए, एक बार 17-18 और एक बार 18-19, बिकॉज एसेट ट्रांसफर कब हुआ है? बिल्डिंग आई मीन द स्लम सेल वॉज डन ऑन 1/4/19, सो एज ऑन दैट डेट यू हैड टू मेक दी, मतलब उस दिन आपको लेकर आना चाहिए था क्लोजेस्ट। तो 28,125 जो है वो आपका WDV हो गया। तो 28,125 आपका टोटल एसेट, और इसमें से आपने क्रेडिटर्स और बैंक लोन जितना यूनिट 1 के लिए था वो आपने लेस कर दिया। जो आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैंक लोन एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, ये आपका यूनिट 1 के लिए था, ये आपने लेस कर दिया, वो आपको फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 12,050,625। यही आपने यहाँ पर माइनस किया, तो योर फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 12,21,375। सो दैट्स इट गाइस। सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी? SGC के साइट पे, ई लाइब्रेरी पे शो नहीं कर रही है, शो करेगी। sjc.co.in/e-library पे जाइए, आपको शो करेगी। और अगर नहीं कर रही है तो आप मेरे चैनल में विजिट करो, CA निकुंज गोइंका यूट्यूब चैनल पे टैक्स दिव्य जड़ी बूटी बुक सर्च करो, वहाँ पे लाइन से वीडियोस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किसी ना किसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते गाइस, ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, दैट इज सेक्शन 50 CA। ठीक है, सेक्शन 50 CA एक नया सेक्शन है जो बात करता है अनकोटेड शेयर्स का। व्हाट इज अनकोटेड शेयर्स? शेयर्स विच आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कोटेड होता है शेयर्स विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे बात की है, अगर कोई शेयर्स जो कोटेड नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी की शेयर्स विच आर नॉट कोटेड means which are unquoted, and if you are held as a capital asset, then in that case अगर actual sale consideration fair market value से कम है तो आपको fair market value को ही क्या मानना पड़ेगा? FVC। मतलब if you are selling an unlisted company का share below fair market value, you cannot do that. You have to sell above fair market value. Somewhat provision like 50C। 50C में अपने stamp duty value पढ़े थे क्योंकि वह property था। यहाँ पे shares है तो बोल के हम FMV वर्ड यूज कर रहे हैं, बट वहाँ पे 105% का एक बैंडविड्थ दे दिया था, यहाँ पे अभी कोई बैंडविड्थ दिया नहीं है। मान लो अगर शेयर का प्राइस आपने जो बेचा वो 100 रुपीज़ में बेचा, बट फेयर मार्केट वैल्यू इज 110, तो 110 विल बी डीम्ड टू बी योर सेल कंसिडरेशन बिकॉज एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। बट ये अनकोटेड शेयर्स के लिए, कोटेड शेयर्स के लिए नहीं है। कोटेड शेयर्स क्या होता है? शेयर्स विच आर कोटेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज विद रेगुलरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर द कोटेशन इज बेस्ड ऑन करेंट ट्रांजैक्शन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बार देख लेना। अब आते हैं गाइस लास्ट सेक्शन 50D। अब इससे बाद हमारा स्पेशल केसेस सेल कंसिडरेशन का खत्म हो जाएगा, फिर अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चालू करेंगे कि कुछ कुछ केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या मानते हैं। तो सेल कंसिडरेशन में जो 50D है, लास्ट प्रोविजन है 50D, ठीक है। तो 45 का बहुत सारे सीरीज पड़े, 1, 1A, 2, 3, 4, 5A मैंने आपको पेंडिंग छोड़ा है। 46 लिक्विडेशन के बारे में बात करता है, वो अपने लास्ट में पढ़ेंगे। 47 ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं है, वो भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिस पे कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। एग्जाम ट्रांसफर है, ट्रांसफर ही नहीं है वो, एंड सिंस इट इज नॉट अ ट्रांसफर इट इज नॉट कवर्ड अंडर चार्जिंग सेक्शन 45(1) बिकॉज इन सेक्शन 45(1) वी हैड रेड दैट देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, और क्योंकि वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके टैक्सेबिलिटी लगेगी। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्सेबिलिटी की कोई बात नहीं आती है। सो यहाँ पे 50D बोलता है कि इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन कंसिडरेशन, हो सकता है कोई सिचुएशन में आप कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो बट आप कंसिडरेशन नहीं निकाल पा रहे हो, ये बोला नहीं है कि नहीं निकल कि आपका कम है या बेसिक, इट इज नॉट डिटर्मिनेबल। So in that case 50D says no problem,
fair market value of that asset will be deemed to be the sale consideration even if it is not determinable. अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा एसेट हो सकता है जो डिटर्मिनेबल नहीं है जिसका सेल कंसिडरेशन? सब चीज की वैल्यू हो सकती है? नहीं बॉस, सब चीज की वैल्यू नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ों होती, बहुत सारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, अगर आप उसको बेचने जाते हो, सेल करने जाते हो, वो कैपिटल गेन लगना चाहिए, ट्रांसफर है, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन सेल कंसिडरेशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेक्शन क्यों आया 50D। इफ कंसिडरेशन इज नॉट डिटर्मिनेबल, मतलब निकाला नहीं जा सकता, तो फेयर मार्केट वैल्यू को एफएमवी आई मीन एफवीसी मान लीजिए। तो 50CA सेज दैट अनलिस्टेड शेयर्स का, अनकोटेड शेयर्स का एफवीसी अगर लेस देन एफएमवी है तो एफएमवी मान लीजिए। 50D सेज दैट इफ एफवीसी इज नॉट डिटर्मिनेबल देन एफएमवी मान लीजिए। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक आई थिंक आपको सबको क्लियर है गाइस? अभी तक सबको क्लियर है? सब कॉस्ट ऑफ बुक प्लीज हमको मत पूछिए, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पैकअप पैकअप, यू आर द बेस्ट टीचर सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। बस 10 मिनट और चलाएंगे आज का क्लास, फिर हमने पैकअप करेंगे। 8:30 बजे के बाद पैकअप हो जाएगा। 10 मिनट आपको मेरे साथ रहना है, और कल भी कैपिटल गेन का क्लास होगा। और कल तो भैया जबरदस्त क्लास होने वाला है, कल तो जबरदस्त क्लास होने वाला है, बिकॉज कल हम पढ़ने वाले एग्जेम्पशंस ऑन कैपिटल गेन, और वो एक ऐसा चीज है जो किसी को आज तक समझ में नहीं आया है। ट्रस्ट में किसी को नहीं समझ में आता है, इतना वाइड एग्जामिशन है। बट कल मैं कुछ ऐसा आपको मेडिसिन देने वाला हूँ। आई हैव मेड अ मेडिसिन, यू नो, कोविड वैक्सीन नहीं है डेफिनेटली, बट मेरे पास एक मेडिसिन है जो मैंने बनाया है, जिसका नाम है कैपिटल गेन को एग्जामिशन, कैपिटल गेन का एग्जामिशन को सबसे बेस्ट तरीका से हम कैसे घोल के पी सकते हैं। ठीक है, तो दैट मेडिसिन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। अगर वो आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो कल का क्लास आपको अटेंड करना जरूरी है। दैट इज कैपिटल गेन्स पार्ट 3। इफ यू फॉरगेट द टुमारोज क्लास तो बॉस आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप आज और कल का क्लास नहीं किए तो भी आप कल का क्लास तो पक्का आके देखना। बस अभी हम लोग 1-2 केसेस और करेंगे और फिर हम लोग आज के लिए टाटा बाय बाय करने वाले हैं। ओके, यस 54 का सीरीज हम लोग करने वाले हैं। पीजीबीपी अभी नहीं होगा भाई, पीजीबीपी कल नहीं होगा। पीजीबीपी जहाँ तक वो परसों से स्टार्ट करेंगे अपने, बट अभी के लिए आप इतना पढ़ो। ठीक है, स्पेशल केसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसका मैं अभी बात कर रहा था। इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एक्सेट्रा। नाउ एक्ट ने देखा है कि जब कोई इनटेंजिबल एसेट बेचता था तो वो बोलता था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट, आई मीन सेल कंसिडरेशन इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो लॉ मेकर ने बोला चलो उसका भी एक डीमिंग सेक्शन बना देते 50D में, फेयर मार्केट वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, उसी तरीके से देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जजमेंट का नाम आपको सुनना जरूरी है। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का नाम था, ये इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है नीचे में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस BC श्रीनिवासा शेट्टी। Supreme Court judgment in the case of CIT versus BC Srinivasa Shetty, where Supreme Court has held that if the cost of acquisition cannot be determinable, if the cost of acquisition cannot be determinable, or if capital gains cannot be computed for any capital asset, इसका मतलब सेक्शन 48 के हिसाब से आप कैपिटल गेन्स, सेक्शन 48 वही सारा बात बोलता है, इंडेक्सेशन का ये सारा वही सब बात बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे आप। तो सेक्शन 48 बेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आई मीन हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स इज बेसिकली टोल्ड बाय सेक्शन 48। सेक्शन 48 में बात ये बताती है कि कैपिटल एसेट अगर नहीं डिटरमाइन किया जा सकता तो क्या करेंगे भैया। तो सुप्रीम कोर्ट ने BC श्रीनिवासा शेट्टी में बोला इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल गेन, देन कैपिटल गेन विल नॉट अप्लाई। इसका मतलब इफ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल्स, चार्जिंग सेक्शन विल ऑटोमेटिकली फेल। आई रिपीट, इफ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल्स, चार्जिंग सेक्शन विल ऑटोमेटिकली फेल। चार्जिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेल हो जाएगा, उस पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स पे कैपिटल गेन्स। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट निकाला तो बहुत सारे टैक्स प्लानिंग स्टार्ट हो गए और इनकम टैक्स लॉ को बहुत नुकसान हुआ। वो लोग ने सोचा ऐसे तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग ही कैपिटल गेन का डिटर्मिनेबल नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इससे कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा टैक्सेस की। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया 55 में।
सेक्शन 55(2) में क्लॉज ए डाल दिया, जहां पे उन्होंने बोला कि देखिए भैया, अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है, सेल्फ जनरेटेड एसेट मतलब, सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से, मान लो गुडविल, जैसे आप गुडविल सुने होंगे, जहाँ पे आप अमेलगमेशन में पढ़े होंगे, एक परचेज मेथड होता है, एक मर्जर मेथड होता है। तो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो आपने बुक्स में फिक्टिशियसली क्रिएट किया है, तो उसका कॉस्ट आप अपने आप क्या मान लेना, जीरो मान लेना। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि कॉस्ट डिटर्मिनेबल नहीं है, कॉस्ट जीरो मान लो, गवर्नमेंट बोल दिया कॉस्ट जीरो है उसका। लेकिन अगर आपने कोई एसेट को परचेज किया है, यू हैव एक्चुअली परचेज्ड गुडविल फ्रॉम अनदर कंपनी और फ्रॉम अनदर बिजनेस। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या हुआ, मान लीजिए एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने अपना पूरा 1000 पेशेंट्स का डेटाबेस मुझे दे दिया। वो डॉक्टर बहुत बड़ा रेप्यूटेड डॉक्टर था, रिटायर हो रहा था, और उसने बोला ये गुडविल आप ले लो, मेरा रेप्यूटेशन आप कैरी करो, ब्रांड आप मेरा कैरी करो, और इसके लिए आप मुझे 50 लाख का कॉम्पनसेशन दे दो। तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं एकदम यंग बड़ी एंटरप्रेन्योर था, मुझे चाहिए था उनका क्लाइंटेल, तो गुडविल मेरे को मिल गया, तो मैंने परचेज किया ना, तो दैट इज अ परचेज गुडविल। उस केस में इफ यू सेल दैट परचेज गुडविल फर्दर, यू विल बी डेफिनेटली लायबल टू कैपिटल गेन्स, बिकॉज आपने एक्चुअली परचेज किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट कब लेना है, जब परचेज किया है। सेल्फ जनरेट के केस में आपको नहीं लेना। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत सारे एसेट्स है, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुना, एक है गुडविल ऑफ बिजनेस और एक है गुडविल ऑफ प्रोफेशन। एक है गुडविल ऑफ बिजनेस और एक है गुडविल ऑफ प्रोफेशन। जो गुडविल ऑफ बिजनेस है, जो गुडविल ऑफ बिजनेस है, उसको तो गवर्नमेंट ने कवर कर दिया है इसमें, बट गुडविल ऑफ प्रोफेशन गाइस आज भी कवर नहीं किया है। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन आज भी बीसी श्रीनिवासा शेट्टी में कवर होगा, and it will be covered under this judgment where it is said that cost of acquisition or mode of computation charging section, mode of computation fails, so charging section will automatically fail. But if you are talking about goodwill of business, वहां पे ये नहीं बोल सकता, बिकॉज आप नहीं बोल सकते कि मोड ऑफ कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, आपका कॉस्ट जीरो है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी जीरो है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन निकाला जा सकता है। और उस केस में कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जैक्टली जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है, वो आपका क्या हो जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन विल बी योर कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन भी आप खुद से देख लेना। बस आज अपने इतना ही रखेंगे, कल अपने स्टार्ट करेंगे राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, और कल ही अपने एग्जाम्शंस की भी शुरुआत करेंगे। आज अपने क्लास अपने इतना ही रखते हैं गाइस, बिकॉज आप भी टायर्ड हो गए होंगे, आप भी थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे और थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा आपको, तो मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं करना चाहता। हम लोग कल ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं चैट बॉक्स में आता हूं और मैं अब चैट सारा आप अपना पूछना स्टार्ट करिए। डिम्पल रॉय ने बोला है, यस सर, ऑल क्लियर, डीजेबी आई एम स्टडिंग एंड इट इज हेल्पिंग अ लॉट, अ मस्ट बाई माई फ्रेंड्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट बिफोर एग्जाम्स गो थ्रू, टैक्स का बेस्ट बुक है ये। अरे थैंक यू डिम्पल फॉर दिस टेस्टिमनी, आई होप आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आओ टैक्स में, यू शुड बिकम द टॉपर ऑल ओवर इंडिया। सर सारा क्लास किया हूँ, बस कल वाला मिस हो गया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं ये चीज़, ये तो आई गई। लॉकडाउन था तो लगा नहीं होगा क्लास। अरे लॉकडाउन है तो लाइव क्लास हम तो नेट से पढ़ा रहे हैं, मैं तो अपना स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्टूडियो मेरा घर ही है गाइज। ठीक है, सो उसमें बात ही नहीं होती। टैक्स रिली आप घोल के पिलाते हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, थैंक यू मोहित। कैन आई गेट दैट मेडिसिन इन मेडिकल स्टोर? नो दीप जोशी, दो आपको वो मेडिसिन मेरे क्लास में ही मिलेगा, टैक्स वैक्सीन, यस, उस मेडिसिन का नाम है टैक्स वैक्सीन। पिकअप, अच्छा पैकअप, यस सर, गुडविल जनरेट करने में तो खर्चा लगता है ना, तो उसे खर्चा को एडजस्ट खास से करे, दैट डिपेंड्स ना। अगर खर्चा लगता है तो परचेज किया है, परचेज गुडविल पे खर्चा किया है, तो डेफिनेटली आप उसको डिडक्शन ले सकते हो जब आप उसे बेचते हो। सर पेटेंट का वैल्यू नील हो सकता है? नहीं, पेटेंट का जनरली नील नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बिजनेस में मर्ज हुआ है। पेटेंट्स आपको लेकिन आप समझिए कि आप कोई चीज़ का पेटेंट ले लिए, ठीक है, अब वो आप पेटेंट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे परचेज करेगा, तब जाके ही वो एक्चुअली उसके हाथ में कॉस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे एक्चुअल परचेज नहीं किया, वो सेल्फ जनरेट हो गया है किसी भी तरीके से इंटेंजिबल फॉर्म में, तो वो डेफिनेटली नहीं हो सकता है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोबारा गुडविल का प्रोफेशन, देखिए गुडविल ऑफ प्रोफेशन अभी तक इनकम टैक्स लॉ में कवर्ड नहीं है, वो अभी भी बीसी श्रीनिवासा सेठी के जजमेंट से कवर्ड है, जो बोलता है कि इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन इंटायर चार्जिंग सेक्शन फेल्स एंड कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन में कैप गेन नहीं लगेगा अगर कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो। सर सारा क्लास किया हूँ, बस कल वाला क्लास मिस हो गया। नवनीत आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ बार बार रिपीट मत करिए। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में हम कल परसों में बता देंगे, उसके लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द क्वेरी सेशन। यस, 105% वाला ट्रेंडी जोन, 105% वाला स्टैम्प ड्यूटी की बात बता रही थी सेक्शन 50C में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 105% से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तब आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना पड़ेगा। बट अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 105% तक ही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करके एक्चुअल सेल ले सकते हो। मतलब आपका 5% और अगर है मैक्सिमम, तो यू कैन टेक योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन एज योर फाइनल वैल्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू दीपानिता, थैंक यू श्रीनिवास। Sir, but the judgment is nullified by inserting 55 to. Very good, निकीशा, वेरी गुड। निकी बा, ये बहुत अच्छा बात बोला आपने, लेकिन कुछ कुछ एसेट्स पे जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट ने सेक्शन में नहीं डाला है, जैसे गुडविल ऑफ प्रोफेशन मैंने आपको बोला, तो जजमेंट आज भी ओवर रूल नहीं है, बट जजमेंट येस टू दैट एक्सटेंट इट इज ओवर रूल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू स्मृति, थैंक यू गगन, थैंक सर। नेटवर्थ का कैलकुलेशन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। नेटवर्थ में आपको क्या करना पड़ता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स में डेप्रिशिएबल एसेट्स को टैक्स WDV लेंगे, अदर एसेट्स ऑन विच डिडक्शन इज फुल्ली अलाउड को 0 लेंगे, और अदर एसेट्स को भी आप बुक वैल्यू पे लेंगे और लायबिलिटी को भी बुक वैल्यू पे लेंगे। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी विल बी ऑन नेटवर्थ, उसके बेसिस पे आप माइनस कर दोगे, और इसमें कभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलता। थैंक यू माधुरी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सौरभ। सर एक बार मंजुला शाह का केस बताइए। मंजुला शाह में क्या हो, मंजुला बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि इफ़ प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जा रहा है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल आल्सो बी अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट एज पर मंजुला जेशा प्रीवियस ओनर से मिलता है, बट इनकम टैक्स लॉ बोलता है नहीं, SSC जब होल्ड कर रहा है तब से मिलता है। तो एज पर एनी व्यू यू कैन टेक एंड यू कैन डू इट। Muskan Tiwari, first time I understand slum sale after so many efforts. I was not able to understand many section of example. Thanks a lot Muskan. Joint development अपने कल करेंगे पढ़ना, बिकॉज आज काफ़ी स्टूडेंट्स थक गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो अपने कल लेकर चलते हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ आप इतना देर तक फ्रेश ही रहते हो, टायर्ड नहीं होते, क्या सीक्रेट है? हरिनंदन बनवाल, अगर मैं सच में बताऊँ तो इसका सीक्रेट यही है, बूस्ट इज डेफिनेटली नॉट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी जो आप सचिन के ऐड में देखते हो, बट मेरी एनर्जी मेरे स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप लोग जो यहाँ पर आते हो, ट्रस्ट मी, आप लोग का आना ही मेरा एनर्जी बूस्टर है। अगर आप नहीं आते हो तो मेरा दिन पूरा होता नहीं है, एंड आई फील समथिंग इज़ नॉट गोइंग करेक्टली। संडेज़ को भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये संडे बहुत एक्चुअली कुछ खालीपन सा लग रहा था कि यार कुछ चीज़ मिसिंग है, बिकॉज इतने दिन से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इतने दिन से आपके साथ हूँ, और अभी तो एक सेट स्टूडेंट्स रोज आने लग गए हैं, तो पता चलता है कि यार नहीं ठीक है, मैं किसी ना किसी के लाइफ में तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ। तो एवरी टाइम मनी डज नॉट मैटर, ऑल्दो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर फैमिली, दैट्स अ मेन सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, बट सब टाइम आपको कुछ अलग भी सोचना चाहिए। कुछ if you can change lives of people, if you can help them in shaping their career, तो आई थिंक इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूँ, जो हम पूरे SJC के सारे फैकल्टी सोच रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए पूरा लाइव रिविजन क्लास जी जान से लगा रहे हैं, कोई भी तरह का हमें कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बस आप हमें सपोर्ट करिए। बीच में जैसे आज टेक्निकल इशू आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्टूडेंट गए नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक बने हुए थे, वरना आप लोग चले भी जा सकते थे, तो ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये सब फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, इवन कल भी आ सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, बिकॉज स्टडी करना है, दैट्स योर मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, लू मास का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? लू मास के लिए भी सेम चीज़ है अभिषेक मिश्रा जी, ये भी इसी की तरह से आता है। अगर परचेज हुआ है एक्चुअल में तो आप उसका एक्चुअल प्राइस लेंगे, सेल्फ जनरेटर के केस में नहीं लेंगे। नो क्वेरी, थैंक यू शिवेंद्रू, थैंक यू, सी यू टुमारो। सर दिव्य जड़ी बूटी बुक परचेज कराएंगे तो प्रिंटेबल है क्या? देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा प्राची कि अगर आपको प्रिंट ही करना है तो आप प्रिंटेबल बुक लो, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द बुक विच वी विल बी प्रोवाइडिंग विथ यू इज़ वेरी गुड,
एंड आप फालतू में अभी जाओगे, कोविड का समय, बाहर मशीन में प्रिंट कराओगे, आपको क्वालिटी डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं आएगा जितना हम लोग आपको देंगे। बाकी आप डेफिनेटली वो आप प्रिंट करा सकते हो, वो सॉफ्ट कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। सर दिव्य जड़ी बूटी बुक परचेज कराओगे तो हाँ, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सर प्लीज रिवाइज इनहैंस कॉम्पनसेशन। इनहैंस कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल व्हेन यू रिसीव बट यू रिड्यूस फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है तो आप उसको रिड्यूस कर देते हो, और जब उसे रिड्यूस करते, मतलब सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उससे रिड्यूस नहीं करते, खाली इनहैंस कॉम्पनसेशन को, इनहैंस कॉम्पनसेशन से आप एक्चुअल एक्सपेंस जो आपने मीट किया है, इंकर किया, उसको आप माइनस करते हो, और उसकी जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है विद अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 50% इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। DJB is good for both DT and IDT. Thank you. (49)(2)C (49)(2)D, ये जो सेक्शन निकी आप बोल रहे हैं, ये सब डीमर्जर के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ट्रस्ट मी ये सब एग्जाम्स में आज तक नहीं आया, बट ये टफ सेक्शंस पे मैं नहीं बोलूंगा, एक बार समझ जाओगे तो इजी लगेगा, ठीक है। और 242A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बोलता है, वो भी इजी है, बट ये भी बहुत सारा आपके एग्जाम्स में जनरली आता नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ कुछ क्वेरीज रिपीटेड थी तो मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मंजुला जेशा मैं जजमेंट आपको समझा चुका हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ एक बार रिपीट। फैबुलस सर, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हाउ आई गेट दिव्य जड़ी ई बुक? ट्विंकल जैन, आप sjc.co.in/e-library में जाइए, उस वेबसाइट में जाइए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, स्क्रॉल करिए, वहाँ पे प्रिंटेड कॉपी और ई सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू परचेज फ्रॉम वेबसाइट। वंस यू परचेज, आपको अगर आप प्रिंटेड कॉपी लेते हो तो आपको डिलीवर हो जाएगा टू योर शिपिंग एड्रेस, या फिर आप हमारे सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो, एल्स यू कैन टेक फ्रॉम ऑनलाइन। डिस्प्यूट सेटलमेंट थोड़ा समझा दीजिए। इन शॉर्ट यही ध्यान रखना है, वैल्यूएशन ऑफिसर का जो एफएमवी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेट थिंग इज दैट यू डिड नॉट टेकन इवन 5 मिनट ब्रेक। सुनैना खेमका, हम ब्रेक कैसे ले सकते हैं यार, हमारे लिए तो इनफैक्ट मैं आपको सच में बताऊँ, लॉकडाउन से हम लोग ने कभी ब्रेक नहीं लिया है। काफ़ी बिजनेस तो ऐसे थे जो बंद पड़ गए थे, बट हम लोग आज तक बंद नहीं किए। सारे एसजीसी के एम्प्लॉयज़ सब लोग मंडे टू सैटरडे जो वर्किंग आवर्स है वर्क करते हैं, और हम टीचर्स तो सैटरडे को भी वर्क करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम्स है हम लोग भी है और हम लोग को भी रहना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा हम लोग को कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, और हम लोग अपना वर्क मोड में ऑटोमेटिकली ऑन है। डीजेबी में सिर्फ क्वेश्चन है, आप जिससे पढ़ा रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? नेहा रॉय, ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट के डैशबोर्ड में से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा। SGC डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जस्ट सब्सक्राइब टू दैट कोर्स। वंस यू सब्सक्राइब टू दैट कोर्स, आप इजीली परचेज उसको हमारे डैशबोर्ड में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सर बस कल वाला कर दीजिए प्लीज। सॉरी नवनीत। फर्निश्ड परक्विजिट, डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, जैसे आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया वो फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। आई मीन कैपिटल गेन एक्रू हो जाता है, बट टैक्सेबल होता है जिस दिन स्टॉक एक्चुअली सोल्ड होता है, ठीक है। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर इन विच एसेट इज कन्वर्टेड। सेक्शन 50C, सेक्शन 50C इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपको मिलता है व्हेन यू आर होल्ड दैट एसेट एज अ लैंड और बिल्डिंग, और वो बेचने पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर हाई होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लिया जाता है, 105% का बैंडविड्थ होता है। डीजेबी इज गुड फॉर DT एंड IDT, आई परचेज बुक, थैंक यू। कैप गेन में बस एग्जाम्शन से ही डर लग रहा है, अरे वो इजी है, एकदम घोल के पिला दूंगा। सर दिव्य जड़ी बूटी परचेज करेंगे तो प्रिंटेबल है क्या? आप सेम क्वेश्चन पूछे। व्हाट इफ समवन गिफ्टेड एज कैपिटल एसेट एंड वी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड? अगर कोई आपको कैपिटल एसेट गिफ्ट कर रहा है, सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा प्रीवियस ओनर का, और आपने कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर लिया तो जिस दिन कन्वर्ट किया ट्रांसफर मानेंगे, सेम चीज़ होगा, प्रीवियस ओनर का ही लेना पड़ेगा जब आपने कैपिटल एसेट को गिफ्ट में लिया। बता दो अनूप, क्या बताऊं, मुझे क्लियर करिए। मंजुला जाशी का केस में 2 बार रिपीट कर चुका हूं, आई थिंक आपका फिर से रेपिटेशन है।
सर जैसे जीएसटी की क्वेश्चन बैंक की सॉफ्ट कॉपी मिली थी वैसे बाय मेल, वैसे दिव्य जड़ी बूटी की सॉफ्ट कॉपी भी कैसे मिलेगी? मुस्कान तिवारी, अगर आप एसजीसी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, अगर आपने हमसे रेगुलर कोर्स लिया था, तो आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी ये बुक है, आप डैशबोर्ड में जाके ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए विदाउट एनी चार्जेस है। लेकिन जो एसजीसी से हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, रेगुलर स्टूडेंट मतलब आपने फुल कोर्स हमसे पढ़ा था, तो आपको मतलब टैक्स अगर आप मेरे से ऑलरेडी लिए थे, आई थिंक आपने लिया था मेरे से, तो आपको फिर हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके, आप डैशबोर्ड से ले लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं लिए तो आप यू कैन जस्ट पे अ वेरी नॉमिनल फी एंड यू कैन टेक सॉफ्ट कॉपी, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक ऑल्सो हार्ड कॉपी। डिपॉजिटरी वाला सिक्योरिटी कल पढ़ेंगे। एनी एग्जांपल ऑफ नॉन डिटरमाइंड सीओ इन प्रोफेशन? नॉन डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ एक्शन इन प्रोफेशन, गुडविल अभी बात की ना, कि अगर प्रोफेशन में गुडविल है आपका, एक रेप्यूटेड फर्म है, उसकी गुडविल अगर बेची जा रही है तो उसकी कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती है, तो वहाँ पे अभी भी सेक्शन में नहीं बोला है, तो वहाँ पे बीसी यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मज़ा आ गया सर आज कैप्लिंग करके, थैंक यू सर। CS professional student here decided to miss my corporate researching class for attending your tax class. Such an excellent teacher you are. Oh my God, प्रियंका रवि कुमार, आप ऐसे क्यों किए? आपको अपना corporate researching class मिस नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर रिकॉर्डेड था तो बात अलग है, बट थैंक यू सो मच। आप CS प्रोफेशनल स्टूडेंट हो के भी आपने हमारा क्लास अटेंड किया। आई थिंक आई हैव वैल्यू मेड अ वैल्यू एडिशन इन योर स्टडीज। थैंक यू सो मच, आई एम इंडेटेड टू यू। रिलिंक्विशमेंट इज बेसिकली आपके हाथ से जाना, एक तरह का डिस्ट्रक्शन, एक तरह का जो डिस्ट्रॉय हो गया आपका, रिलिंक्विश हो गया आपके हाथ से, डिस्पोज हो गया, पार्ट विथ हो गया, वो हो गया रिलिंक्विशमेंट। 50C डिस्प्यूट वाला टॉपिक वंस अगेन। 50C डिस्प्यूट वाला टॉपिक बेसिकली यही ध्यान रखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, जो पहले की कुछ क्वेरीज है वो मैं ऑलरेडी आंसर, जो न्यू क्वेरीज है मैं वही ले रहा हूँ अभी। नवनीत, थैंक्स सर, बस ये बता दीजिए आपके जैसा डीटी में पकड़ कैसे बनाएं? बार बार पढ़िए। अगर आपको मेरे जैसे डीटी में पकड़ बनाना है तो यू हैव टू रिवाइज दिस इनकम टैक्स सब्जेक्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। यू कैनॉट जस्ट रिवाइज वंस ट्वाइस थ्राइस, यू हैव टू गो ऑन रिवाइजिंग। बट आपके लिए एक लिमिटेशन है कि आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, तो 3-4 बार कम से कम रिवाइज होना चाहिए एग्जाम के पहले, देन ओनली फुल कॉन्सेप्ट, फुल प्रोविजन। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को टैक्स बहुत अच्छा लगता था, ट्रस्ट मी। एंड टैक्स में जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ता था और बहुत बार रिवाइज किया था, तो मुझे एग्जामिशन भी मिला था टैक्स में, बहुत इंटर में एंड फाइनल में। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, बट 65, 64, 63 इस तरह के कुछ मार्क्स थे मेरे, तो ठीक है, आई गॉट फेयरली डिसेंट मार्क्स इन DT एंड IDT। तो मुझे अच्छा लगता था, मैं पढ़ता था, मैं बहुत बार रिवाइज करता था, तो आई स्कोर्ड। वैसे ही आपको करना है। मंजुला जेशा का रिपीटिशन आ रहा है बार बार, अभी मैंने समझाया था। मंजुला जेशा, मान लीजिए मैंने आज एसेट एक्वायर किया, मतलब मुझे एसेट गिफ्ट में मिला, बट मेरा प्रीवियस ओनर 6 साल पहले ही एसेट एक्वायर कर लिया था। मंजुला जेशा यही बोलता है कि तुमको 6 साल पहले का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, बट इनकम टैक्स लॉ बोलते नहीं, तुम आज मिला है तुमको गिफ्ट, तो तुमको आज से इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग विच मंजुला जेशा सेज। अनलिस्टेड शेयर समझा दीजिए। अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, अनलिस्टेड शेयर, अनकोटेड शेयर, if it is less than fair market value of the share, if the value of the share is less than fair market value of the share, actual sale consideration is less than fair market value of the share, then आपका fair market value को ही हम deem to be sale consideration मान लेंगे। बहुत सारे रिपीटेड लाइव चैट्स में आ रहे हैं क्वेरीज, तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चैट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। सर प्लीज एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लम सेल सम, उसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं था, खाली आपने कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ निकाला है, टोटल एसेट्स कर दिए थे कि गाइज ये सब मैट में आपको ऑलरेडी मिल गया है। इसमें आपका क्या क्वेरी है, यू हैव टू आस्क मी द रेलिवेंट क्वेरी। पूरा सम समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी आपको समझा दिया है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कल करेंगे।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से समझाइए, कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यू हैव टू बी क्लियर। एक्स्ट्रा नॉलेज एग्जाम के बाद बात करते हैं शिवानी मोहता, बहुत स्कोप है एक्स्ट्रा नॉलेज टैक्स में लाने के लिए। टैक्स का वैक्सीन लेकर पूरा पढ़ाई का नशा आ गया। वेरी गुड, थैंक यू सुकुमाल। रश्मि, दिव्य जड़ी बूटी बुक बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सर, थैंक यू रश्मि। 50 सीए सेक्शन अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, अनकोटेड इक्विटी शेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम का उसका सेल कंसिडरेशन है, तो फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। Ritu Changani, I also purchased today, I only ordered, okay, thank you। I think repeated queries आ रही है। सर आप बाद में सभी चैप्टर के 4 to 5 क्वेश्चंस करना, हैविंग ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। नरेश, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर, टाइम मिला तो डेफिनेटली कराएंगे। थैंक यू प्रियंका। अभिषेक सर, आप सतीश सर अ गॉड्स है सर जी, एंड मिडिल क्लास के लिए जिनके भी कोचिंग तक बाई करने के पैसे नहीं है, थैंक्स सर जी। हम आपको बताएं सर जी, आई एम एट रेलवे स्टेशन टू सी योर क्लास सर जी, क्योंकि नेट नहीं है। ओह माय गॉड अभिषेक, आप तो रुला दिए मेरे को। अब रेलवे स्टेशन में खड़े हैं मेरा क्लास देखने के लिए, मुझे सच में बहुत मैं क्या बोलूँ यार, तुम सच में ऐसा बात कर दिया कि इतना बड़ा चीज़ है कि आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं हमारा क्लास देखने के लिए क्योंकि नेट नहीं है आपके पास। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि इससे बड़ी चीज़ आप हमें नहीं दे सकते और अपने लिए नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक वी टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड सो दैट आपके लिए अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बट आप प्लीज़ घर चले जाइए, अभी कोविड का समय, ठीक है। और हम ये रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा अनाउंसमेंट कर देंगे, आप बस रिकॉर्डेड क्लासेस आराम से देख सकते हो। उसके लिए आपको खाली एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा एक बार क्लास को, फिर आप हम जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जो मोबाइल में भी चलेगा और लैपटॉप में भी चलेगा, उसमें आप आराम से क्लासेस को देख पाओगे, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता अननेसेसरली आप लोग, प्लीज़ कोई भी सेफ्टी से इशू नहीं आनी चाहिए, सेफ हमेशा रहना, पढ़ाई बाद में, पहले हेल्थ है। प्राची, तुम एक ही बात 50 बार क्यों लिखती। SJC टीम इज वर्किंग इफेक्टिवली, थैंक यू सौरभ। आपकी टैक्स वैक्सीन में पढ़ाई का नशा जगा देते हैं, थैंक यू सुकुमाल। कैन SSC हायर वैल्यूअर एंड गेट फॉर सेल कंसिडरेशन, यस डेफिनेटली, बट वैल्यूएशन जो होगा वो AO का वैल्यूएशन ऑफिसर चेक करेगा, हमारा नहीं चेक करेगा, ठीक है ना। हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं वैल्यूएशन, बट मानना ना मानना वो वैल्यूएशन ऑफिसर का काम है, AO का काम है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। कोई इशू नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सर इनकम टैक्स कब खत्म होगा, चालू भी नहीं हो और अब खत्म का बात कर रहे हैं। टेंटेटिव डेट है 18, बट 2-3 दिन एक्सटेंड होगा, 2-3 दिन एक्सटेंड होगा, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2-3 दिन एक्सटेंड होगा तो हम लोग करेंगे, 20 या 21 तारीख तक खत्म हो सकता है। इन टैक्स का मेडिसिन कब से, इंड टैक्स का मेडिसिन कब से स्टार्ट होगा सर, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। सर DJB मुझे सितंबर मंथ का मिला है रेगुलर कोर्स स्टैंडर्ड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मुस्कान, अगर आपने सारा सब्जेक्ट हमसे लिया है तो आप अपने डैशबोर्ड में जाके चेक करिए, आपको बुक ऑलरेडी अवेलेबल कराया जा चुका है।
50C एंड 43C, गुड क्वेश्चन। 50C में आपको कैपिटल एसेट जब आप ट्रांसफर करते हो हेल्ड एज लैंड और बिल्डिंग, तब 50C टैक्सेबल होता है। लेकिन 43C में व्हेन दैट कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग इज योर स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उस पर आप डील करते हो, देन 43C एप्लीकेबल। 43C पीजीबीपी इनकम में जाता है, 50C उसमें जाता है, कैपिटल गेन में जाता है। Well wisher, sir, this doubt is not related to today's session, but clarify this. Under house property, pre-construction interest deduction is allowed in finance and starting to name its construction company. Yes, well wisher जी, आपका नाम चेंज करिए। आपका नाम क्या है? You are exactly correct. जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे 5 years। जो मैंने 2-3 बार समझा दिया, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है, अब एक बार पढ़िए फ्रॉम द नोट्स विच आई हैव अपलोडेड। फिर आपको नहीं समझ में आए एग्जांपल्स के साथ, तो फिर मैं आपको कल रिपीट करूंगा। यस, मैराथन डेफिनेटली लास्ट में रखेंगे, बट कमिटमेंट अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि एक बार जब मैं कमिटमेंट दे देता हूँ तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ठीक है? वो डायलॉग है ना मूवी का, तो मेरा भी वही डायलॉग है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ लो, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे, टाइम मिला तो डेफिनेटली। बाय सर, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट। अकाउंट्स का क्लास नहीं होगा जब आपका ऑडिट का क्लास खत्म हो जाएगा 3 बजे वाला सेशन में, तब अकाउंट्स का क्लास होगा। सर, मैं बिल्डिंग के टेरेस से दूसरे का वाईफाई चुराना पड़ रहा है नेट के लिए। ओके, चुराइए बाबू, चुराइए, उससे ज़्यादा कुछ मत चुराइएगा। 18 से मोस्ट प्रॉब्ली बाय विष्णु केडिया सर। यस, एनी अमेंडमेंट्स इन टैक्स? इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जीएसटी में है। अमेंडमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं सर। यस सर, द नोट्स यू हैव अपलोडेड आर इन you have provided are in हार्ड कॉपी। जो मैंने आपको नोट्स दिए वो सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड। सर, इफ आई गेट एग्जामिनेशन ओनली बिकॉज ऑफ यू, देन सर विल मीट यू पर्सनली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुंबई। थैंक यू दीप। सर, प्लीज़ सेक्शन 55(2) बता दीजिए एक बार। बेसिकली वो बोलता है कि अगर आपका कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइक ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, या कोई सेल्फ जनरेटेड कोई भी गुड इंटेंजिबल एसेट्स है, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा जीरो होता है। ओनली वंस यू एक्चुअली परचेज, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप एक्चुअल परचेज प्राइस लेते हो। बीसी श्रीनिवासा सेट्टी का जजमेंट बोलता है कि इफ कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड, चार्जिंग सेक्शन फेल्स। सो टू दैट एक्सटेंट ये प्रोविजन लाया गया ताकि उनका कॉस्ट को जीरो मान ले, बट गुडविल ऑफ प्रोफेशन को अभी भी इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो वो अभी भी वो एग्जाम्प्ट में ही रहेगा। सर, आई परचेज आईडी क्लासेस इन ऐप, विल आई गेट आईडीटी दिव्य जड़ी बूटी बुक? नो दीप शाह, आपको आईडीटी दिव्य जड़ी बूटी बुक आप प्लीज़ अपने क्लास स्लाइड्स में जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड में, डैशबोर्ड में आपको ऑटोमेटिकली वहाँ मिल गया है, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। सर, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया, थैंक यू भक्ति। रूपम रॉय, अगर कोई इस टाइम में नहीं देख सकता है तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, वो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सर, डीटी का भी समरी बुक निकालिए ना, जीएसटी दर्शन की तरह। ये है ही तो, और क्या है ये जो इनकम टैक्स रक्षक है, ये रिवीजन बुक ही तो है, और आपको क्या चाहिए इससे? इनकम टैक्स रिवीजन वही तो है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टुडेज क्लास। कल मिलते हैं आपके साथ फिर से एक बार शाम को 6:30 बजे, कैपिटल गेन्स का 3rd क्लास। सबको आना है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रिंटेड कॉपी दीप अभी नहीं मिलेगा आपको। दिव्य जड़ी बूटी बुक का प्रिंटेड कॉपी अगर आपको चाहिए तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी हम आपने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।